हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। एक बार फिर से आप सभी का सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने वो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो अपने वो दो सब्जेक्ट का वो पेपर हो चुका है और उन दो सब्जेक्टों के अंदर अपने पेपर सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के वन शॉट क्लास में से सारे क्वेश्चन आए हैं। जो अपन ने गैस पेपर है वो अपलोड किया था, उसी में से क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसमें से भी सारे क्वेश्चन अपने वो 95 टू 97% क्वेश्चन है वो पेपर में जो आए थे वो अपने इस वन शॉट क्लास या फिर गैस पेपर इसमें से आए थे। उसके अलावा अपन बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें भी है वो अपने लगभग स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हुए थे। यानी कि अगर अपन बात करें तो 95 टू 97% है दोनों के अंदर क्वेश्चन अपने पेपरों के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आज अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? आज अपनी वन शॉट क्लास रहने वाली है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, सॉइल 1 to 1 की। आज अपन इसकी है वन शॉट क्लास लेके आए हैं एज ए गैस पेपर की। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आएंगे। तो अब आप सभी अपने दोस्तों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो और आप सभी है वो क्लास से जुड़ जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा मैं बता दूं बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है वो फ्री ऑफ चार्ज सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन वगैरह की पीडीएफ वहां अपलोड है। और अपन बात करें यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक सेमेस्टर की, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेज है वो अपलोड है। तो आज ही अपन है अपनी आगे आने वाली सब्जेक्ट है उन सभी के आप वीडियो लेक्चर वगैरह ले सकते हो। अपने दोस्तों के पास में, अपने सीनियर्स और जूनियर्स के पास में भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे। रिकॉर्डेड कोर्स है, आपको पूरा रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी इस इन सभी आपको है वो फीचर्स दिए जा रहे हैं। इन फीचर्स के लिए आप है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपन शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज की अपनी क्लास रहने वाली है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की। इसके एग्जाम में वो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और रिविजन भी है, वो एक तरह से रिविजन क्लास भी है ये रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आगामी 2 घंटे हैं, इन्हीं 2 घंटों में से आपके है पेपर के अंदर आपको 90 to 95% है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। अगर मैं बात करूं आज की क्लास की, आज अपन बात करने वाले हैं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। अगर फर्टिलिटी की बात करें कि सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का पहले क्या मतलब होता है, इसकी अपन बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी का मैनेजमेंट का मतलब होता है मृदा उर्वरता का प्रबंधन करना। कि मृदा है, मृदा को किस प्रकार से अपन फर्टाइल मृदा बना के रखेंगे, उर्वर मृदा बना के रखेंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है अपने डेफिनेशन का। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन आता है, परिभाषा आती है। अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं डेफिनेशन में से आपको 2-4 डेफिनेशन तो है न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पहले अपने इसमें परोम के बारे में, किसके बारे में कि परोम क्या होता है, परोम के बारे में अपन को बताना है। PROM, PROM, परोम का मतलब होता है फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या होता है स्टूडेंट्स? परोम होता है फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये एक उन्नत प्रकार की फास्फेट आधारित जैविक खाद है। परोम क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैविक खाद है। ये अपन को ध्यान रखना है, जैविक खाद है और इसके अंदर फास्फेट की है वो उपलब्धता अधिक पाई जाती है। फास्फेट आधारित एक जैविक खाद है। ये रॉक फास्फेट को जैविक अपघटन के द्वारा पौधों के लिए उपलब्ध बनाती है। रॉक फास्फेट होता है, रॉक फास्फेट को जैविक अपघटन की क्रियाओं के द्वारा पौधों के लिए वो उपलब्ध करवाती है और फास्फेट आए पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। ये मृदा की उर्वरता को स्थायी रूप से सुधार करती है। सॉइल फर्टिलिटी होती है, मृदा की उर्वरता होती है, इसको है स्थायी रूप से सुधारने का कार्य करती है। तो अगर परोम के बारे में पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये फास्फेट आधारित जैविक खाद है। रॉक फास्फेट को जैविक अपघटन के द्वारा पौधों के लिए उपलब्ध बनाती है
और मृदा की उर्वरता को स्थायी रूप से सुधारती है। अगला है अपना ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बताना है कि जैविक खादें क्या होती है। जैविक खाद पौधों, पशु अपशिष्ट या जैविक पदार्थों के अपघटन से तैयार होती है। अगर बात करें जैविक खाद की, तो जैविक खाद पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधों, पशुओं तथा कृषि अपशिष्ट से वो तैयार होती है। पशुओं के अपशिष्ट से, पौधों के अपशिष्ट से और जैविक पदार्थों के अपघटन से तैयार होती है। यह मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, मृदा के अंदर लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सक्रियता को बढ़ाती है। पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायक होती है, पोषक तत्वों की है वो उपलब्ध करवाती है। जैविक खाद की बात करें, अगर अपन कार्बनिक ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें, तो ऑर्गेनिक मैन्योर पौधों, पशु अपशिष्ट तथा जैविक पदार्थों के अपघटन से तैयार होती है। जब इन पदार्थों का अपघटन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है पदार्थ, तो उनके अपघटन से तैयार होती है। और ये मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार करती है। स्ट्रक्चर है मृदा की संरचना को सुधारती है। उसके अलावा मृदा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सक्रियता को बढ़ाती है, पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायक होती है। बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगली अपनी डेफिनेशन है संयुक्त या जटिल उर्वरक। क्या है स्टूडेंट्स? कि संयुक्त या जटिल उर्वरक क्या होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं। अपन को बताना है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं, संयुक्त या जटिल उर्वरक क्या होते हैं। संयुक्त या जटिल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें, ऐसे रासायनिक उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो दो या दो से अधिक पाए जाते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें स्टूडेंट्स, प्रमुख पोषक तत्वों की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी की अगर बात करूं तो प्राइमरी में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और सेकेंडरी में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो अपन को ध्यान रखना, ऐसे रासायनिक उर्वरक जिनके अंदर दो या दो से अधिक मुख्य पोषक तत्व, यानी प्राइमरी पोषक तत्व और सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं, वो दो या दो से अधिक एक ही कण में होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। जैसे डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट। क्या हो गया स्टूडेंट्स? डीएपी की बात करें तो डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। अगर अपन बात करें डाई अमोनियम फास्फेट, तो डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और उसके अलावा अपन बात करें तो फास्फोरस है वो होती है। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस लगभग 46% के समथिंग पाई जाती है। तो इनमें क्या है, दो या दो से अधिक है वो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको अपन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। अगला है अपना नैनो फर्टिलाइजर। क्या है स्टूडेंट्स? कि नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, नैनो उर्वरक क्या होते हैं? नैनो तकनीकी से बनाए गए उर्वरक, नैनो उर्वरक होते हैं वो कौन सी तकनीक से बनाए गए? नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी से वो नैनो उर्वरक स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इनके कणों का आकार होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? इनके कणों का आकार होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर का होता है। 1 से 100 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर का वो आकार होता है इनका। नैनो उर्वरक है और नैनो तकनीकी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका आकार होता है 1 से 100 नैनोमीटर। अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? 1 नैनोमीटर होता है वो अपने 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 9 नैनोमीटर, 9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। और ये कम मात्रा में अधिक प्रभावी होते हैं। नैनो उर्वरक होते हैं ये कम मात्रा के अंदर अधिक प्रभावी होते हैं, जैसे नैनो यूरिया हो गया। उसके अलावा अब तो नैनो डीएपी भी आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स? नैनो डीएपी। डीएपी है वो भी नैनो तकनीक के द्वारा तैयार की जाती है, और इनके भी कणों का आकार होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये अधिक मात्रा में प्रभावी होते हैं। जो अपन सामान्य उर्वरक यूज लेते हैं, यूरिया वगैरह, उनसे ये नैनो उर्वरक होते हैं, ये अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक इफेक्टेबल होते हैं। उसके बाद में अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स अपनी सॉइल इंप्रूवर या मृदा सुधारक। किसकी है स्टूडेंट्स? सॉइल इंप्रूवर या मृदा सुधारक की। अगर अपन बात करें सॉइल इंप्रूवर या मृदा सुधारक कि मृदा सुधारक या सॉइल इंप्रूवर क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं। क्या स्टूडेंट्स? ऐसे पदार्थ जो मृदा के भौतिक गुणों, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को है वो प्रभावित करते हैं, जैविक गुणों को सुधारने का कार्य करते हैं, जैविक गुणों में सुधार लाते हैं। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की, इसके अंदर है वो इंप्रूव करते हैं, इनमें सुधार लाते हैं,
उनको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल इम्प्रूवर या मृदा सुधारक बोलते हैं। जैसे जिप्सम हो गया, क्या हो गया, जिप्सम हो गया, चूना हो गया, जैविक खाद हो गया। अगर मैं जिप्सम की बात करूं तो सारी मृदा में सुधार के लिए अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सारी मृदा में सुधार के लिए अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदा में सुधार के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। और जैविक खाद का प्रयोग अपन उन मृदाओं के लिए करते हैं जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है, या हल्की मृदाएं होती है, उनके अंदर अपन जैविक कार्बनिक खादों का प्रयोग करके उनके अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सुधार करते हैं। अगला है अपना ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद। अगर बात करें ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद क्या होती है, तो मृदा में पाए जाने वाले मृत पौधों, जीवों व सूक्ष्म जीवों का अपघटित अवशेष है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद की, तो जैविक खाद मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीवों, सूक्ष्म जीव, मृदा के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा पेड़ पौधों के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये पेड़ पौधों के वो अपघटित अवशेष होते हैं। क्या होते हैं, अपघटित अवशेष होते हैं। इनका वो अपघटन कर दिया जाता है। ये मृदा की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं स्टूडेंट्स, ये सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता और मृदा की स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना में वो सुधार करते हैं। और ये मृदा में पाए जाने वाले मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पौधों, जीवों और सूक्ष्म जीवों के अपघटित अवशेष होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स अपना उर्वरक। क्या है स्टूडेंट्स, उर्वरक की फर्टिलाइजर क्या होते हैं। अगली डेफिनेशन है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो ये रासायनिक रूप से ऐसे तैयार किए गए पदार्थ होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, एक या एक से अधिक पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ये रासायनिक रूप से, कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और प्राकृतिक रूप से भी होते हैं। उर्वरक की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स की, उर्वरक क्या होता है, वे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ, उर्वरक की बात करें कि वे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ जो पौधों को एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऐसे रासायनिक या ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो पौधों को एक या एक से अधिक मात्रा के अंदर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अपन को ध्यान रखना, एक या एक से अधिक पोषक तत्व, कितने, एक या एक से अधिक। यहाँ तो एक पोषक तत्वों की आपूर्ति करेंगे, यहाँ एक से अधिक पोषक तत्वों की वो आपूर्ति करते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया ये हो गए, कैन हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये होते हैं स्टूडेंट्स। इनको अपन उर्वरक के नाम से जानते हैं। ये रासायनिक रूप से या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो मृदा के अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स अपना मैन्योर या खाद कि मैन्योर क्या होती है, खाद क्या होती है। तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जैविक अपशिष्ट जैसे गोबर, कंपोस्ट आदि को खाद कहा जाता है। अपन को प्राकृतिक स्रोतों से जैविक अपशिष्ट प्राप्त होता है, उनको अपन खाद बोलते हैं। खाद होती है वो किससे प्राप्त होती है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोतों से अपन को प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्रोत जैसे गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गई, गोबर होती है ये पशुओं के मल मूत्र वगैरह होता है। कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट भी है जीवाणु वायवीय और अवायवीय प्रक्रिया के द्वारा खाद को, जब अपने गोबर वगैरह को, कृषि अपशिष्ट को अपन सड़ाते हैं, उनका अपघटन करते हैं, तो अपन को कंपोस्ट प्राप्त होती है, उनको है वो अपन खाद कहते हैं। ये मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति और संरचना में सुधार करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खाद होते हैं। ये खाद मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। किसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता को है ये, पोषक तत्वों की उपलब्धता को ये बढ़ाते हैं। उसके अलावा मृदा के स्ट्रक्चर के अंदर भी ये सुधार करते हैं, उनको अपन खाद के नाम से जानते हैं। जैसे एफओएम हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया। उसके अलावा अपन बात करें तो नाडेप खाद हो गई, वो कंपोस्ट हो गया, नाडेप कंपोस्ट हो गया, वर्मी, ये होते हैं वो खाद होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता। क्या है स्टूडेंट्स, सॉइल फर्टिलिटी और मृदा उर्वरता। एक सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो मृदा की वह क्षमता जिससे फसलों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी मृदा की वह क्षमता होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, मृदा की वह क्षमता जो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए क्या करवाती है, आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाती है। मृदा की वह क्षमता जो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, फसलों की ग्रोथ और फसलों के डेवलपमेंट के लिए, फसलों की वृद्धि व विकास के लिए, फसलों की वृद्धि और विकास के लिए अपन को क्या उपलब्ध करवाती है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता, पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता। मृदा की वह क्षमता, मृदा उर्वरता होती है, मृदा की वह क्षमता होती है जो अपन को फसलों की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता होती है, उसको अपन सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं। यह प्राकृतिक या प्रबंधन आधारित हो सकती है। कैसे होती है,
मृदा उर्वरता होती है, एक तो प्राकृतिक नेचुरली रूप से हो सकती है, यहाँ पर इसका अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर जैविक कंपोस्ट खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, इस प्रकार से अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स, दूसरी मैं डेफिनेशन की बात करूं, ये मृदा उर्वरता हो गई। उसके अलावा और अपन बात करें तो एक होती है मृदा उत्पादकता। क्या होती है स्टूडेंट्स? मृदा उत्पादकता। इसके बारे में भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना है कि मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उत्पादकता का मतलब होता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉइल प्रोडक्टिविटी। कि सॉइल प्रोडक्टिविटी या मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उत्पादकता की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता। मृदा उत्पादकता को क्या किसे बोलते हैं? कि प्रति हेक्टेयर उपज उत्पादन करने की क्षमता को अपन मृदा उत्पादकता बोलते हैं। उर्वरक मृदा है वो उत्पादक मृदा है वो उर्वरक हो सकती है, लेकिन उर्वरक मृदा हमेशा ही उत्पाद हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये अपन को ध्यान रखना है कि उर्वरक मृदा उत्पादक मृदा होती है वो हमेशा ही कैसी होती है? उर्वरक होती है। सॉइल प्रोडक्टिविटी वाली सॉइल होगी, उत्पादक मृदा होगी, वो हमेशा ही उर्वरक होगी, फर्टाइल होगी। लेकिन उर्वरक मृदा है ये हमेशा ही उत्पाद हो, ये कोई उत्पादक हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला है अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्या है स्टूडेंट्स? एसेंशियल न्यूट्रिएंट या आवश्यक पोषक तत्व। अगली अपनी डेफिनेशन है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में स्टूडेंट्स अपन को बताना है। वे तत्व जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं और जिनकी अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करते। एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें स्टूडेंट्स, प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्वों की। आवश्यक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं, पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अगर इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति होती है तो पौधे अपना जीवन चक्र है वो पूरा नहीं कर पाते, उनको अपन आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है वो स्टूडेंट 17 होती है। कितनी होती है? आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। और मैं बात करूं तो 17वां खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है स्टूडेंट्स? निकिल है। कौन सा है? निकिल है, वो 17वां खोजा गया पोषक तत्व है। इन पोषक तत्वों की दो प्रकार उपयोग इनकी है, वो आवश्यकता के आधार पर अपन दो प्रकारों में बांटते हैं, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को भी अपन दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली है स्टूडेंट्स अपनी फंक्शनल न्यूट्रिएंट। कौन से स्टूडेंट्स? फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, यानी क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताना है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है कि क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे की संरचना या चयापचय क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्या? ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की संरचना या पौधों के स्ट्रक्चर तथा पौधों के अंदर चयापचय क्रिया होती है, पौधों की जैव रासायनिक क्रियाएं। कौन से स्टूडेंट्स? पौधों की जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर है वो भाग लेते हैं। उपापचय या चयापचय क्रिया होती है उनके अंदर, उपापचय क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं। उपापचय या चयापचय बोलते हैं इनको, जिसको अपन उन क्रियाओं के अंदर है वो भाग लेती है। चयापचय या पौधों की जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये हो गए फास्फोरस वगैरह, इनको अपन क्रियात्मक या फंक्शनल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला आता है स्टूडेंट्स बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट यानी लाभदायक पोषक तत्व। कौन से स्टूडेंट्स की लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं परंतु कुछ फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन कुछ विशेष फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, उनको अपन है उस लाभदायक पोषक तत्व बोलते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम किसके लिए आवश्यक रहता है? तो चुकंदर के लिए। कोबाल्ट, सिलिकॉन, इस प्रकार के अपन होते हैं, उनको लाभदायक पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला है इंडिकेटर प्लांट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंडिकेटर प्लांट्स या सूचक पौधे क्या होते हैं? इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं? इंडिकेटर प्लांट की बात करें जो पौधे किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के लक्षणों को दर्शाते हैं। ऐसे पौधे जो किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के लक्षणों को दर्शाते हैं उनको अपन सूचक पौधे या इंडिकेटर प्लांट्स बोलते हैं। जैसे मक्का में जिंक की कमी से सफेद धारियां बन जाती है। क्या होता है? मक्का के अंदर जिंक की कमी से सफेद धारियां बन जाती है। उसके अलावा अपन बात करें सूरजमुखी की, सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी होता है, यह जल का है वो सूचक पौधा होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स? जल का या पानी की कमी का है सूचक पौधा होता है, वो अपना सूरजमुखी होता है। ऐसे पौधे होते हैं जो किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी या उसकी अधिकता को है वो दर्शाते हैं। उसके बाद में अगला आता है वर्मीवाश। क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्मीवाश ये एक तरल जैविक उर्वरक है। वर्मीवाश की बात करें तो कैसा है उर्वरक है स्टूडेंट्स? तरल और जैविक है। तरल जैविक लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक उर्वरक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर है जो केंचुओं की गतिविधियों से निकलने वाले उत्सर्जन के द्वारा तैयार होते हैं। वर्मी मास होते हैं, ये केंचुओं की गति के द्वारा उत्सर्जन के द्वारा है, केंचुओं की गतिविधियां होती है उसके अंदर उत्सर्जन की विधि से वो तैयार होता है। इसमें हार्मोन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। वर्मी मास के अंदर हार्मोन, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन और उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला है अपना ह्यूमिक पदार्थ। क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमिक पदार्थ। अगर मैं बात करूं ह्यूमिक पदार्थ की, ह्यूमिक पदार्थ की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ह्यूमिक पदार्थ होता है वो ह्यूमस का भाग होता है। किसका होता है? ह्यूमस का भाग होता है। ह्यूमस, ह्यूमिक पदार्थ होता है स्टूडेंट्स, ह्यूमस का भाग होता है। ह्यूमस की बात करें तो ये ह्यूमिक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर बनने वाले यौगिक होते हैं, जिनमें ह्यूमिक अम्ल, फुल्विक अम्ल और ह्यूमिन होते हैं। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस के अंदर 3 प्रकार के वो घटक पाए जाते हैं। ह्यूमस के घटकों की बात करें तो इसमें ह्यूमिक अम्ल, फुल्विक अम्ल और ह्यूमिन, 3 ये घटक होते हैं। उनमें से ये ह्यूमस का एक घटक है। यह जल के अंदर तो क्या होता है स्टूडेंट्स? जल के अंदर घुलनशील होता है और फसलों, मृदा के लिए, मृदा में वो पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाता है। उसके अलावा अगला है अपना ह्यूमिन। क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमिन। ह्यूमिन ह्यूमिक पदार्थों का सबसे स्थिर घटक होता है। ह्यूमिक, अगर ह्यूमस पदार्थों की बात करें तो ह्यूमस पदार्थों के अंदर ह्यूमिन होता है, यह सबसे स्थिर घटक होता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। जल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? अघुलनशील होता है। जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, मृदा में लंबे समय तक बना रहता है। उसके बाद में अगला है अपना चेलेट्स। क्या है स्टूडेंट्स? चेलेट्स। चेलेट्स ये जटिल यौगिक होते हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, कार्बनिक अणुओं में बंधे होते हैं। चेलेट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो चेलेट्स होते हैं वो जटिल यौगिक होते हैं। चेलेट्स के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक होते हैं, ये कार्बनिक अणुओं से आपस में बंधे रहते हैं और जिससे पौधे आसानी से वो अवशोषित कर पाते हैं। चेलेट्स को है वो पौधे आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। उसके बाद में अगला है स्टूडेंट्स अपना बायोसुपर। क्या है स्टूडेंट्स? कि बायोसुपर क्या होते हैं? बायोसुपर की बात करें तो ये एक जैव उर्वरक होता है। बायोसुपर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, जैव उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। बायोसुपर जैव उर्वरक होते हैं जिसमें राख, फॉस्फेट, सल्फर और सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु यानी थायोबैसिलस सम्मिलित होते हैं। बायोसुपर की बात करें तो बायोसुपर होते हैं वो जैव उर्वरक होते हैं और बायोसुपर के अंदर स्टूडेंट्स फॉस्फेट, सल्फर और सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु जैसे थायोबैसिलस होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं स्टूडेंट्स? थायोबैसिलस। सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु थायोबैसिलस होते हैं। ये मृदा में फास्फोरस और सल्फर की आपूर्ति को पूरा करते हैं। बायोसुपर होते हैं ये मृदा के अंदर फास्फोरस तथा सल्फर की आपूर्ति को पूरा करते हैं। ये जैव उर्वरक होते हैं। रॉक, फॉस्फेट, सल्फर और सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणुओं का क्या होते हैं? घटक होते हैं। उसके बाद में अगला है स्टूडेंट्स ऑयल केक। क्या है स्टूडेंट्स? ऑयल केक क्या होती है? खलिया क्या होती है? तेल निकलने के बाद में बीजों से बचा हुआ ठोस भाग जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनको अपन खलिया कहते हैं। खलिया या ऑयल केक्स की बात करूं मैं कि ऑयल केक क्या होते हैं, तो जो तेलीय फसलें होती है, तेलीय फसलों में तेल निकालने के बाद में बीजों का अवशेष प्राप्त होता है, उनको अपन खलिया बोलते हैं या ऑयल केक्स बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है खाद्य खलिया और एक होती है अखाद्य खलिया। अखाद्य खलिया की बात करें तो वे खलिया जो अपन पशुओं को नहीं खिलाते हैं, इनका उपयोग अपन मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे नीम की खल, सरसों खल, ये हो गई अपने खलिया। अगला है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है उसके बारे में अपन को बताना है। अनुपात जैविक पदार्थों में कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा को दर्शाते हैं। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जैविक पदार्थों के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा को वो दर्शाते हैं। उचित कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से 30:1 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? उचित कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करें तो मृदा के अंदर ये 20:1 से 30:1 होता है। खाद्य अपघटन और पोषण के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होते हैं वो आवश्यक होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा का क्या करते हैं? दर्शाते हैं। उसके बाद में अगला है कोटेड फर्टिलाइजर। क्या है स्टूडेंट्स? कोटेड फर्टिलाइजर या लेपित उर्वरक। लेपित उर्वरक का मतलब ऐसे उर्वरक जिन पर किसी पदार्थ जैसे सल्फर या पॉलीमर की कोटिंग की होती है। ऐसे उर्वरक जिन पर कोई किन्हीं अन्य पदार्थ जैसे सल्फर हो गया या कोटिंग हो गया, सल्फर हो गया, पॉलीमर हो गया, इनकी क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है, यानी कि इनके ऊपर
एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होते हैं पोषक तत्व धीरे धीरे वो रिलीज होते हैं, पोषक तत्व धीरे धीरे निकलते हैं। उनको अपन लेपित उर्वरक या कोटेड फर्टिलाइजर बोलते हैं। लेपित उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनके ऊपर किसी भी पदार्थ जैसे सल्फर या पॉलीमर की पतली है परत से कोटिंग होती है, और जिससे क्या होते हैं पोषक तत्व धीरे धीरे मात्रा में कम मात्रा में रिलीज होते हैं, उनकी उपलब्धता है लगातार मृदा के अंदर बनी रहती है। ऐसे उर्वरक को अपन कोटेड फर्टिलाइजर या लेपित उर्वरक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नीम लेपित यूरिया। कौन सी स्टूडेंट्स? नीम लेपित यूरिया। नीम लेपित यूरिया, अपन यूरिया का कट्टा देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर लिखा होता है नीम कोटेड यूरिया। क्या होता है? नीम कोटेड यूरिया या नीम लेपित यूरिया। उसमें क्या होते हैं, वो नीम में उसके चारों ओर लेपित नीम की एक पतली परत है वो चढ़ाई जाती है। उसके बाद में अगला है नाडेप। क्या है स्टूडेंट्स? नाडेप। नाडेप कि नाडेप कंपोस्ट क्या होती है? क्या स्टूडेंट्स? नाडेप कंपोस्ट। नाडेप कंपोस्ट। नाडेप की बात करें तो नाडेप एक जैविक खाद निर्माण की विधि है। क्या है स्टूडेंट्स? नाडेप की बात करें तो नाडेप है ये ऑर्गेनिक मैन्योर के निर्माण की विधि है, जिसमें ईंटों से बने टैंक में गोबर अपशिष्ट एवं मिट्टी की परतें लगाकर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। और ये कंपोस्ट बनाने की एक वायवीय विधि है। कैसी विधि है स्टूडेंट्स? वायवीय विधि है। इसमें क्या करते हैं, ईंटों के अंदर, ईंटों से टैंक बने होते हैं, उनके अंदर गोबर अपशिष्ट पदार्थ और मिट्टी की परतें वो लगाकर कंपोस्ट को तैयार करते हैं। उनको अपन नाडेप कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। अगला है अपना एडगो कंपोस्ट। कौन सा स्टूडेंट्स? एडगो कंपोस्ट। एडगो कंपोस्ट की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है। एडगो कंपोस्ट क्या है? एडगो कंपोस्ट कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है, जिसमें एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव घोल होता है, जिसको अपन एडगो कल्चर बोलते हैं। इसका उपयोग जैविक कचरे के शीघ्र अपघटन के लिए किया जाता है। एडगो कंपोस्ट की बात करें तो ये भी एक कंपोस्टिंग की प्रक्रिया होती है। एडगो कंपोस्ट के अंदर एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव घोल होता है, जिसको एडगो कल्चर अपन बोलते हैं। और एडगो कल्चर का उपयोग है सूक्ष्म जैविक कचरे का शीघ्र अपघटन के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है स्टूडेंट्स पादप पोषण या प्लांट न्यूट्रिशन। क्या है पादप पोषण या प्लांट न्यूट्रिशन? क्या होता है उसके बारे में अपन को बताना है। यह अध्ययन उस प्रक्रिया का है जिसमें पौधे में पोषक तत्वों को मृदा या वायुमंडल से प्राप्त कर अपने जीवन क्रिया हेतु उपयोग करते हैं। पादप पोषण या प्लांट न्यूट्रिशन बोले तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं वो मृदा या वायुमंडल से पोषक तत्वों को प्राप्त करके अपने जीवन की क्रियाओं का है वो उपयोग करते हैं। उनको अपन बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिशन या पादप पादप पोषण। उसके बाद में अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स अपनी नैनो यूरिया की। एक तो थी उधर पहले थी नैनो फर्टिलाइजर, अब है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की बात करें तो ये यूरिया का एक नैनो स्वरूप है। कैसा स्वरूप है स्टूडेंट्स? नैनो तकनीकी के द्वारा तैयार किया गया नैनो स्वरूप होता है, जिसमें नाइट्रोजन कण 20 से 50 नैनोमीटर आकार के होते हैं। नाइट्रोजन कणों की बात करें स्टूडेंट्स कि नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कणों का आकार कितना होता है, तो लगभग 20 से 50 नैनोमीटर होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 20 से 50 नैनोमीटर और नैनो कण आकार होता है। ये पारंपरिक यूरिया की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। पारंपरिक यूरिया अपन दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, उस यूरिया की तुलना में ये अधिक प्रभावी होती है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 4% होती है। नैनो यूरिया के अंदर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 4% है वो होती है। तो लगभग अपन ने वो स्टूडेंट्स बात करूं मैं तो अपन ने लगभग अपनी डेफिनेशन है वो पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम की दृष्टि से उनकी अपन ने चर्चा की है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना डिफरेंट वाला। कौन सा है? डिफरेंट वाला। अपन को इसमें बताना है स्थूल खाद एवं सांद्रित खाद के बीच में डिफरेंट बताना है। किसके बीच में बताना है स्टूडेंट्स? स्थूल खाद और सांद्रित खाद के बीच में अपन को डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है कि स्थूल खाद या बक्की और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, इनमें क्या बात अंतर होता है। अगर मैं बात करूं स्थूल कार्बनिक खादों की, तो स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो कम होती है। क्या होती है? स्थूल के अंदर पोषक तत्व होते हैं, स्थूल खाद के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो कम होती है तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है वो अधिक होती है। स्थूल खाद की बात करें तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो होगी कम और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? अधिक होगी। जबकि अंदर अगर अपन सांद्रित कार्बनिक खाद की प्रयोग करें बात करें
कि सांद्रित कार्बनिक खाद क्या होती है, इनकी अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा तो होती है अधिक, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि स्थूल खाद के अंदर, स्थूल कार्बनिक खादों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जबकि सांद्रित कार्बनिक खादों के अंदर पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होता है। और अपन बात करें तो स्थूल कार्बनिक खादों में अधिक आयतन की आवश्यकता रहती है, यानी अधिक मात्रा की आवश्यकता रहती है, जबकि सांद्रित कार्बनिक खादों कम मात्रा की, कम आयतन की आवश्यकता रहती है। एग्जाम्पल की बात करें अगर स्टूडेंट्स अपन, तो स्थूल कार्बनिक खादों में FYM आता है। क्या आता है? FYM, गोबर की खाद बोलते हैं जिसको, फार्म यार्ड मैन्योर। उसके अलावा कंपोस्ट, हरी खाद, ये आती है अपने स्थूल कार्बनिक खादों में। और सांद्रित कार्बनिक खादों में खली, ऑयल केक्स, खली आ गई, ऑयल केक्स आ गई। उसके अलावा बोन मील आ गया, यानी हड्डी का चूरा, रक्त भोजन या ब्लड मील, ये होते हैं खलिया, हड्डी का चूरा, रक्त का चूरन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सांद्रित कार्बनिक खादें। जबकि कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, ये होती है वो स्थूल कार्बनिक खादें होती है। अगर बात करें अपन स्थूल कार्बनिक खादों की, तो स्थूल कार्बनिक खादें मृदा की संरचना में सुधार, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। अगर मैं बात करूं स्थूल कार्बनिक खाद की, स्थूल कार्बनिक खाद क्या करती है स्टूडेंट्स, मृदा की संरचना में सुधार करती है, सोइल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर सुधार करती है, और मृदा के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। जबकि सांद्रित कार्बनिक खादें पोषक तत्वों की आपूर्ति को त्वरित करती है। क्या करती है? क्विक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों की आपूर्ति को जल्दी पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाती है। इनके लिए अपन को स्थूल कार्बनिक खादों की आवश्यकता अधिक रहती है, और सांद्रित कार्बनिक खादों की आवश्यकता अपन को खेत में कम रहती है। स्थूल कार्बनिक खाद धीरे धीरे अपघटित होती है, और सांद्रित कार्बनिक खादें होती है ये अपेक्षाकृत तेजी से अपघटित होती है। स्थूल कार्बनिक खाद में अधिक मात्रा के अंदर चाहिए तो परिवहन का लागत अधिक होगा, और ये परिवहन की लागत कम आती है। पोषक तत्व होते हैं वो स्थूल कार्बनिक खाद में पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं, जबकि सांद्रित कार्बनिक खादों के अंदर, सांद्रित कार्बनिक खादों में पोषक तत्व होते हैं वो स्टूडेंट्स अपन को जल्दी उपलब्ध होते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंट, किसके बीच में स्टूडेंट्स, कि खाद, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के बीच में क्या अंतर है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या अंतर है? मैन्योर की बात करें तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, खाद होती है ये अपन को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक रासायनिक कारखानों में निर्मित होते हैं। उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, ये मानव के द्वारा कार्बनिक रासायनिक कारखानों में ये तैयार होते हैं, जबकि खाद होती है अपन को नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। खाद के अंदर पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? खाद के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, उर्वरक के अंदर पोषक तत्व अधिक मात्रा के अंदर होते हैं। खाद में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मैन्योर की, कार्बनिक पदार्थ की बात करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, तो ऑर्गेनिक मैटर होता है स्टूडेंट्स खाद के अंदर अधिक होता है, जबकि फर्टिलाइजर के अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक जो अपना मैटर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है, ह्यूमस में वृद्धि करता है। खाद होती है, इससे खाद में क्या होता है, खाद से ह्यूमस में क्या होगी स्टूडेंट्स, ह्यूमस में वृद्धि होगी, जबकि उर्वरक से मिट्टी के ह्यूमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उर्वरक से ह्यूमस की कमी आएगी, अधिकता नहीं होगी। उपलब्धता की बात करें तो खाद के द्वारा पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं, जबकि उर्वरक से पोषक तत्व जल्दी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का प्रभाव है मृदा के अंदर, लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर है वो सारे पोषक तत्व है वो अपन को उपलब्ध हो जाती है। और अपन बात करें तो खाद मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी और मृदा की संरचना में सुधार करती है। क्या करती है? खाद से मृदा की संरचना और मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी में वृद्धि होती है, जबकि फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, ये मृदा को विशिष्ट पोषक तत्वों को त्वरित आपूर्ति करवाते हैं, यानी कि जल्दी है वो आपूर्ति करवाते हैं। उसके बाद में अगली बात करें तो खाद होती है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, यानी इको फ्रेंडली होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? खाद होती है वो इको फ्रेंडली होती है, जबकि कार्बनिक खादों का रासायनिक उर्वरक यहाँ अपन बोलते हैं फर्टिलाइजर का उपयोग होता है वो पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। बात करें अपन नेक्स्ट डिफरेंट की, अगला अंतर है अपना, अगला है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बीच में, किसके बीच में स्टूडेंट्स? मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट,
यानी कि वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच में अपन को अंतर बताना है। मुख्य पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है। मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इनकी पौधों को वो अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है, यानी पौधों को 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है। 1 ppm से और मतलब पौधों को वो अधिक आवश्यकता रहती है। वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को 1 ppm से अधिक रहती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को 1 ppm से क्या रहती है, कम रहती है। ये अपन को ध्यान रखना है। वृहद पोषक तत्वों की मात्रा को अपन ग्राम प्रति किलोग्राम मिट्टी में मापते हैं। क्या मापते हैं? प्रति किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम है वो पोषक तत्व होते हैं, उसकी मात्रा मापते हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को अपन मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिट्टी है वो लिखते हैं। उसके बाद में बात करूं तो वृहद पोषक तत्व होते हैं, ये पौधों की वृद्धि और विकास की मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या होते हैं? वृहद पोषक तत्व होते हैं, ये पौधों की वृद्धि और विकास के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं और इनकी आवश्यकता है पौधों को 1 ppm से अधिक होती है। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता है पौधों को 1 ppm से कम होती है और ये पौधों की मेटाबॉलिज्म और एंजाइम कार्यों का है वो के लिए आवश्यक होते हैं। पौधों की चयापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है उनके लिए, तथा एंजाइम कार्यों के लिए, एंजाइम फंक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर अपन बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, मुख्य पोषक तत्वों के एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। क्या था? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको तो अपन बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या प्राथमिक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को अपन सेकेंडरी पोषक तत्व बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और अपन बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो इसमें आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और ये है वो आते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व शामिल होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों के अंदर प्राथमिक और द्वितीय पोषक तत्व शामिल होते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों में ट्रेस एलिमेंट्स, सूक्ष्म मात्रिक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में अपन को इनको जानते हैं। अगला है कमी के लक्षण। मुख्य पोषक तत्व कमी के लक्षण आसानी से दिखाई देते हैं क्योंकि पौधे के संपूर्ण विकास को ये प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के लक्षण विशिष्ट होते हैं और ये एंजाइम कार्यों को वो प्रभावित करते हैं। आपूर्ति के स्रोतों की बात करें तो मिट्टी, जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक होते हैं। इसमें भी मिट्टी, जैविक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरकों का अपन को प्रयोग करना चाहिए। ये पौधों में संरचनात्मक घटक मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ये पौधों की संरचनात्मक घटक ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर और वाटर बैलेंस, जल संतुलन का कार्य करते हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये एंजाइम कैटालाइज यानी एंजाइम उत्प्रेरक, रेडॉक्स रिएक्शन, विटामिन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और अपन अंतर बात करें स्टूडेंट्स, अगला अपना अंतर है प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये अपन को स्टूडेंट्स बताना है कि प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्वों के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन को बात करनी है। प्राथमिक पोषक तत्वों पौधों द्वारा अधिकतम मात्रा के लिए आवश्यक होते हैं और द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, ये प्राथमिक पोषक तत्वों से कम आवश्यक होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आता है। द्वितीय पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। और अपन बात करें तो प्राथमिक पोषक तत्व पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, जड़ विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। एक तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, जड़ का डेवलपमेंट करेंगे, रूट का विकास करेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। जबकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण, क्लोरोफिल संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यह अपन को अंतर का ध्यान रखना है। प्राथमिक पोषक तत्वों के कमी के लक्षण अक्सर गंभीर होते हैं, पौधों के विकास को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और ये भी होते हैं वो प्राथमिक की तुलना में कम लक्षण स्पष्ट करते हैं। रासायनिक उर्वरक होते हैं वो प्राथमिक पोषक तत्वों का मृदा में मुख्य रूप से स्रोत होते हैं। और अपन बात करें नाइट्रोजन और पोटेशियम होते हैं, ये मिट्टी में गतिशील होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन और पोटेशियम मिट्टी के अंदर गतिशील होते हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम मिट्टी में क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। अगर अपन बात करें पौधों द्वारा अवशोषण, तो नाइट्रोजन को पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में NO3- के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं
उसके अलावा अमोनियम NH4 प्लस आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। अमोनियम या NH4 प्लस, ये NO3 माइनस है नाइट्रेट, अमोनियम है NH4 प्लस, इसके रूप में ये अवशोषित करते हैं। उसके अलावा बात करें तो फास्फेट होते हैं, इनको HPO4 माइनस के रूप में ये अवशोषित करते हैं, HPO4 माइनस 2। पोटेशियम आयन को भी है ये K प्लस के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं। उसके अलावा बात करें मुख्य पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं, वो होते हैं यूरिया। प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करें तो यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। कैल्शियम को पौधे होते हैं Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं स्टूडेंट्स? Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम आयन होता है, इसको भी पौधे Mg+2 के रूप में ये ग्रहण करते हैं। और सल्फेट आयन होते हैं, इनको पौधे है सल्फेट आयन के रूप में, सल्फर को है सल्फेट आयन के रूप में SO4-2 के रूप में ये ग्रहण करते हैं। उसके अलावा बात करें तो मृदा के अंदर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के स्रोत होते हैं, वो जिप्सम होता है, CuSO4 जिप्सम होता है। उसके अलावा डोलोमाइट होता है, क्या होता है? डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट, ये होते हैं, इनके स्रोत होते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना डिफरेंट है XC2 NC2 हरी खाद के बीच में बताना है। किसके बीच में बताना है? कि XC2 हरी खाद क्या होती है और NC2 हरी खाद क्या होती है, उनके बीच में अपन को डिफरेंट बताना है। तो XC2 होती है वो, ये क्या है स्टूडेंट्स? मृदा के अंदर हरी खाद देने की विधियां है। क्या है? मृदा के अंदर हरी खाद देने की विधियां है। खेत के बाहर उगाए गए हरे पौधों या पत्तियों को खेत में लाकर मिलाना XC2 कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? XC2 को क्या होता है? खेत के बाहर उगाए गए हरे पौधे और पत्तियों को लाकर मिलाते हैं। NC2 में खेत में ही हरी खाद की फसल उगाकर उसको अपन है वो मिट्टी के अंदर मिलाते हैं। XC2 में विभिन्न स्थानों से प्राप्त पत्तियां और पौधे शामिल होते हैं। NC2 में खेत में उगाई गई विशिष्ट हरी खाद ही शामिल करते हैं। सामग्री को खेत तक लाने के लिए वो आवश्यकता होती है इनके XC2 में। उसके अलावा अपन बात करें वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो ये मृदा में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। NC2 से मृदा की उर्वरक क्षमता, फर्टिलिटी में वृद्धि होती है, मृदा की संरचना में सुधार होता है, खरपतवार होते हैं वो भी है मृदा के अंदर दब जाते हैं। अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें XC2 के उदाहरण क्या है तो नीम की पत्तियां, करंज की पत्तियां और धान के अवशेष। नीम की पत्तियां, करंज की पत्तियां, धान के अवशेष, ये होते हैं XC2। और ढेंचा, जिसको अपन सस्पेनिया एक्यूलेटा बोलते हैं, सनई, गवार, ये होते हैं स्टूडेंट्स NC2 के उदाहरण। अब अपन बात करते हैं उर्वरक और जैव उर्वरक, फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर के बीच में क्या डिफरेंट है उसकी अपन बात करते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं और बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर रासायनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक होते हैं स्टूडेंट्स ये रासायनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। उर्वरक के अंदर पोषक तत्वों की उच्च सांद्रता होती है, फर्टिलाइजर के अंदर पोषक तत्वों की सांद्रता होती है वो उच्च होती है। और अगर अपन बात करें बायो फर्टिलाइजर की तो ये पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक होते हैं ये पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। और अपन बात करें तो फर्टिलाइजर है वो कारखानों में तैयार होते हैं। फर्टिलाइजर कहाँ तैयार होते हैं स्टूडेंट्स? कारखानों के अंदर तैयार होते हैं। बायो फर्टिलाइजर प्राकृतिक स्रोतों से अपन को प्राप्त होते हैं। अगर अपन फर्टिलाइजर का उपयोग अधिक करेंगे तो ये पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कार्य करेंगे, जबकि बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, बायो फर्टिलाइजर सस्ते होते हैं। फर्टिलाइजर पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये अपन का ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर पौधों को सूक्ष्म जो है तुरंत क्विक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि जैव उर्वरक या मिट्टी में उर्वरता में सुधार करते हैं और पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ये इनके अंतर हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट्स तो उर्वरक के उदाहरण है वो है यूरिया, NPK, DAP। और बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, PSB, फॉस्फेट सोल्यूबिलिजिंग बैक्टीरिया, यानी कि फास्फोरस घुलनशील जीवाणु होते हैं वो होते हैं। इनका प्रभाव है वो मृदा के अंदर कम रहता है।
किसका, उर्वरक या फर्टिलाइजर का प्रभाव मृदा के अंदर कम रहता है, जबकि बायो फर्टिलाइजर मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता को है वो बनाए रखते हैं। अब अपन बात करते हैं खनिजीकरण और स्थिरीकरण के बीच में अंतर की, कि मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन क्या होता है। मिनरलाइजेशन की बात करें तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन। जटिल कार्बनिक पदार्थों का, कौन से पदार्थ स्टूडेंट्स, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में स्थानांतरण क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, खनिजीकरण कहलाता है। जबकि स्थिरीकरण की बात करें इमोबिलाइजेशन की, तो अकार्बनिक पोषक तत्वों का सूक्ष्म जीवों के बायोमास में रूपांतरण, जिससे वे पौधों के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो जाए। स्थिरीकरण का मतलब होता है अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, इनका अपन को अस्थायी रूप से पौधों के लिए अनुपलब्ध करवाना स्थिरीकरण कहलाता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता की बात करें तो खनिजीकरण से पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध होते हैं, जबकि स्थिरीकरण की प्रक्रिया से पोषक तत्व मृदा में पौधों के लिए अस्थायी रूप से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अनुपलब्ध हो जाते हैं, अस्थायी रूप से अनुपलब्ध होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन की बात करें तो उच्च कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले कार्बनिक पदार्थों में खनिजीकरण तेजी से होता है, और उच्च कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले कार्बनिक पदार्थ स्थिरीकरण को है वो बढ़ावा देते हैं। अंतर की बात करें और अपन तो ये मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खनिजीकरण क्या है स्टूडेंट्स, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों के चक्रण का एक क्या है स्टूडेंट्स, एक हिस्सा है। और स्थिरीकरण पोषक तत्वों की रिहाई को नियंत्रित करता है, यानी कि इनकी है वो, अगर कोई पोषक तत्व है मृदा के अंदर मान लो ये उपलब्ध है और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, रिहाई होता है, यानी कि इनको नष्ट होने से बचाने में मदद करती है। ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, पोषक तत्वों की अस्थायी कमी का कारण बनती है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है वो खनिजीकरण का होता है प्रोटीन का अमोनिया में टूटना, कार्बनिक फास्फोरस का फास्फेट में बदलना, या कार्बनिक फास्फोरस का फास्फेट में टूटना। और अपन बात करें तो अमोनियम और नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषण करना, ये होता है स्थिरीकरण। तो ये हो गया अपने मुख्य अंतर। अब अपन बात करते हैं सक्रिय पोषक तत्व अवशोषण और निष्क्रिय पोषक तत्व अवशोषण। एक्टिव एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और पैसिव एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर मैं सक्रिय पोषक तत्व अवशोषण की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सक्रिय पोषक तत्व अवशोषण में मेटाबॉलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आमतौर पर एटीपी का खर्च होती है। सक्रिय पोषक तत्व अवशोषण में ऊर्जा को अपन की आवश्यकता रहती है, जबकि निष्क्रिय पोषक तत्वों के अवशोषण में ऊर्जा की अपन को आवश्यकता नहीं रहती है। सक्रिय पोषक तत्वों में क्या होता है, पोषक तत्वों को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध है, ये सक्रिय रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, जबकि निष्क्रिय पोषक तत्वों में अवशोषण उनकी सांद्रता प्रवणता के अनुसार है वो होता है। सक्रिय पोषक तत्वों में वाहक प्रोटीन या विशिष्ट प्रोटीन होते हैं वो शामिल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सक्रिय पोषक तत्वों के अंदर वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन आवश्यक होते हैं, जबकि निष्क्रिय पोषक तत्वों में वाहक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रिय पोषक तत्व होते हैं ये मेटाबॉलिक क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक कारकों से वो प्रभावित होते हैं। निष्क्रिय पोषक तत्व अवशोषण सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता और विद्युत रासायनिक प्रवणता से प्रभावित होते हैं। पौधों को कम सांद्रता प्रवणता वाले पोषक तत्वों की अवशोषित करने की अनुमति देता है। सक्रिय पोषक तत्वों में क्या होता है कि पौधों के अंदर कम सांद्रता प्रवणता वाले पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जबकि निष्क्रिय में उच्च सांद्रता प्रवणता वाले पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सक्रिय अवशोषण में नाइट्रेट, फास्फेट और पोटेशियम का अवशोषण होता है। सक्रिय विधि से नाइट्रेट, फास्फेट और पोटेशियम का अवशोषण होता है, जबकि पानी का अवशोषण उच्च सांद्रता में कुछ आयनों का अवशोषण होता है, वो निष्क्रिय अवस्था से होता है। अगला है इसमें, और अपन अंतर की बात करें स्टूडेंट्स, अगला स्टूडेंट्स अंतर है अपना मास फ्लो एंड डिफ्यूजन के बीच में। किसका है कि सतत संतरण प्रवाह और विसरण के बीच में क्या अंतर है, मास फ्लो और डिफ्यूजन। मास फ्लो में क्या होते हैं,
पोषक तत्वों का मिट्टी के घोल में पानी के साथ जड़ों की ओर सामूहिक रूप से बहना। मास फ्लो क्या होता है कि पोषक तत्वों का मिट्टी के घोल में पानी के साथ जड़ों की ओर सामूहिक रूप से बहना, वो मास फ्लो कहलाता है। जबकि विसरण में क्या होता है, पोषक तत्वों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर व्यक्तिगत अणुओं की गति होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, पोषक तत्व अगर मृदा के अंदर जाते हैं तो उनको अपन विसरण बोलते हैं। जबकि मास फ्लो में मिट्टी के घोल के साथ में पानी है, वो पानी के साथ में वो पोषक तत्व बहते हैं। सतत मास फ्लो वाष्पोत्सर्जन के कारण जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण करता है, और विसरण में होता है सांद्रता प्रवणता के अनुसार पौधे होते हैं वो पानी को अवशोषण करते हैं। मास फ्लो में पानी के प्रवाह के साथ सभी घुलनशील पोषक तत्व चलते हैं। विसरण में प्रत्येक पोषक तत्व अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से वो गति करता है। विसरण के अंदर स्वतंत्र रूप से पोषक तत्व गति करते हैं। और अपन बात करें तो ये मिट्टी की नमी मात्रा से वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और विसरण होता है मिट्टी की नमी की मात्रा से कम प्रभावित होता है। जबकि मास फ्लो होता है वो मिट्टी की नमी से अधिक प्रभावित होता है। अगर इसके महत्व की बात करें मास फ्लो की, तो पौधों द्वारा आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व जड़ों तक पहुंचने का मुख्य तरीका होता है वो मास फ्लो होता है। पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से जड़ों के पास में मास फ्लो प्रक्रिया से पहुंचते हैं। विसरण जड़ की सतह के पास पोषक तत्वों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण की बात करें तो नाइट्रेट, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम गतिशील पोषक तत्व होते हैं, ये मास फ्लो से गति करते हैं। जबकि फास्फोरस, पोटेशियम कम गतिशील पोषक तत्व होते हैं, ये डिफ्यूजन या विसरण से गति करते हैं। अगर मैं इनके प्रभावित कारकों की बात करूं तो वाष्पोत्सर्जन दर, मिट्टी की जल की सामग्री और जड़ों का विकास है वो प्रभावित होता है। पोषक तत्वों की सांद्रता प्रवणता, मृदा की संरचना और तापमान है वो इनको प्रभावित करता है। अगला है नाइट्रेट और अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक और अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक के बीच में अपन को अंतर बताना है। नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक की बात करूं तो नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में मौजूद होता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट NO3- के रूप में उपलब्ध होता है। जबकि अमोनिकल नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अमोनियम आयन या NH4+ के रूप में अपन को उपलब्ध होता है। नाइट्रेट का पौधे वो सीधे आयन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, इनका प्रयोग पौधे सीधे आयन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। जबकि अमोनिकल उर्वरक पहले मिट्टी के सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रीकरण की प्रक्रिया से नाइट्रेट में परिवर्तित होगी, उसके बाद में अमोनिकल में क्या होता है, पहले मृदा के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं, ये अमोनियम आयन को है वो नाइट्रेट आयन में बदलती है। और अपन बात करें तो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, ये मृदा के अंदर अत्यधिक गतिशील होते हैं और पानी के साथ में आसानी से रिस चले जाते हैं, यानी कि इसके अंदर लिचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि मैं बात करूं अमोनियम, तो मिट्टी के कणों पर ऋणावेश के कारण कम गतिशील होते हैं। अमोनियम क्या होता है, अमोनियम NH4+ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर ऋणायन, मिट्टी के कणों के ऊपर ऋणायन होते हैं, उनके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अमोनियम आयन मिट्टी के कोलाइड्स से बंध बनाते हैं, मृदा के पीएच को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अमोनिक नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, ये मृदा के पीएच को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जबकि अमोनियम नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान मिट्टी के पीएच को थोड़ा कम करते हैं। पौधों को नाइट्रेट उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन तुरंत उपलब्ध करवाते हैं, जबकि अमोनियम उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन धीरे धीरे उपलब्ध करवाते हैं। नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रेट उर्वरक होते हैं वो कम संवेदनशील होते हैं, जबकि जो अपने अमोनियम उर्वरक होते हैं, अमोनिकल उर्वरक होते हैं, ये नाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रेट में वो बदलते हैं। अगला अपन बात करते हैं अंतर वाले, अपने अंतर हो गए। अब अपन बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपने आ सकते हैं। 10 अंतर अपन ने पढ़ाए, अब अपन बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। अब अपन बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों की, तो अपने इसमें पहला क्वेश्चन आता है वो आता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। क्या है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में अपन को बताना है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है वो क्या होता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के बारे में अपन को बताना है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 के अंदर, कब 1985 में है वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य उर्वरक की गुणवत्ता, बिक्री, मूल्य और वितरण को नियंत्रित करता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश क्या, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि उर्वरक की गुणवत्ता यानी फर्टिलाइजर क्वालिटी, फर्टिलाइजर की बिक्री, मार्केटिंग, मूल्य और वितरण को ये नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत किसी भी उर्वरक को बाजार में बेचने से पहले उसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। कोई भी अपन उर्वरक बाजार में बेचते हैं उससे पहले पंजीकरण आवश्यक है। एफसीओ में रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर और नैनो उर्वरक को भी शामिल किया गया है। इसमें उर्वरक की ग्रेडिंग यानी कि उनको आकार के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना, पैकेजिंग, लेबलिंग और गुणवत्ता परीक्षण स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। ये आदेश किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और धोखाधड़ी से बचाने में सहायक होते हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश क्या होते हैं? 1985 में इसको लागू किया गया था 1985 के अंदर, और ये मुख्य रूप से उर्वरक की गुणवत्ता, उर्वरक की बिक्री और मूल्य वितरण को ये नियंत्रित करता है। किसी भी उर्वरक को अपन अगर मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका पंजीकरण है वो अनिवार्य होना चाहिए। ये उर्वरक के साथ में जैव उर्वरक और नैनो उर्वरक का भी क्या करता है स्टूडेंट्स, शामिल होते हैं, और इससे किसानों को क्या होते हैं, उर्वरक के अंदर होने वाली धोखाधड़ी से बचा जाता है। अगला है स्टूडेंट समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसा प्रणालीगत दृष्टिकोण है जिसमें रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर तथा हरित खाद, ग्रीन मैन्योर को संतुलित और संयुक्त उपयोग किया जाता है। आईएनएम की बात करें अगर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर है अपन जैविक खाद, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और ग्रीन मैन्योर होते हैं। इनको संतुलित और संयुक्त रूप से अपन प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य मृदा की दीर्घकालिक उर्वरता को बनाए रखना। क्या स्टूडेंट्स? आईएनएम का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मृदा की दीर्घकालिक उर्वरता को बनाए रखना, पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में वृद्धि करना। क्या करना स्टूडेंट्स? पोषक तत्व उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी में वो वृद्धि करना। आईएनएम से पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है। आईएनएम से क्या होता है स्टूडेंट्स? पर्यावरण प्रदूषण होता है वो कम होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। आईएनएम एक इको फ्रेंडली प्रोसेस होता है। उत्पादन लागत घटती है, उत्पादन लागत होती है वो घटती है, लागत में कमी आती है, फसल की उत्पादकता है वो स्थिर बनी रहती है। यह तकनीक स्थायी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आईएनएम टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, तकनीक है, यह स्थायी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला है मृदा उर्वरता मूल्यांकन, सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन। क्या स्टूडेंट्स? सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन या मृदा उर्वरता मूल्यांकन। मृदा उर्वरता मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह जांचा जाता है कि मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है। सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन में यह जांचा जाता है कि मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व है वो उपलब्ध है, ये उनकी मात्रा फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त है या नहीं। मृदा के अंदर उपलब्ध पोषक तत्व है वो कौन कौन से उपलब्ध है, उनकी मात्रा है ये फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। इसके लिए मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग, पौध ऊतक परीक्षण, टिश्यू एनालिसिस तथा फसल प्रतिक्रिया परीक्षण यानी कि क्रॉप रेस्पॉन्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से यह ज्ञात होता है कि मृदा में किस पोषक तत्वों की कमी है। मृदा उर्वरता मूल्यांकन से अपन यह पता लगाते हैं किस पोषक तत्वों की कमी है। मूल्यांकन के आधार पर उर्वरक प्रबंधन की सटीक सिफारिशें की जाती है, जिससे पोषक तत्व उपयोग दक्षता यानी कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी और फसल उत्पादन में क्या होती है स्टूडेंट्स? वृद्धि होती है। अगला अपना क्वेश्चन है आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। क्या है स्टूडेंट्स? आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी क्या है? क्राइटेरिया ऑफ एसेंटियलिटी यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी की बात करूं तो ये आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी है, ये 1939 में दी गई। कब दी गई? 1939 में ये प्रस्तुत की गई थी आर्नन तथा स्टाउट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्नन व स्टाउट। आर्नन तथा स्टाउट के द्वारा है वो 1939 के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी है वो प्रस्तुत की गई थी। इसमें बताया गया है कि यदि तत्व अनुपस्थित हो तो पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेंगे। अगर कोई एक 17 आवश्यक पोषक तत्व दिए थे, इन 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से कोई भी एक पोषक तत्व अगर अनुपलब्ध है तो पौधे अपना जीवन चक्र है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उस तत्व का कार्य किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। कोई एक पोषक तत्व अगर मान लो कम है
तो पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये बताया कि पोषक तत्व कम है, उसकी प्रतिस्थान पर अपन दूसरा पोषक तत्व यूज नहीं कर सकते, जैसे नाइट्रोजन के स्थान पर अपन फास्फोरस का उपयोग नहीं कर सकते। पोषक तत्व सीधे पौधे की संरचना या मेटाबॉलिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पौधे क्या पोषक तत्व पौधे की संरचना और पौधे की चयापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। इन कसौटियों के आधार पर आज 17 पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक माने गए हैं। इनमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। अगला है स्टूडेंट्स नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर ऐसे उर्वरक होते हैं जिनके कणों का आकार कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इनका प्रयोग पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति को अधिक कुशल और नियंत्रित तरीके से करने के लिए किया जाता है। नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग अपन मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति को अधिक कुशल तरीके से करने और नियंत्रित तरीके से करने के लिए करते हैं। ये कम मात्रा में अधिक प्रभावी होते हैं। नैनो फर्टिलाइजर होते हैं स्टूडेंट्स कम मात्रा के अंदर अधिक प्रभावी होते हैं, उर्वरक की खपत होती है वो घटती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। नैनो यूरिया इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी एप्को ने विकसित किया था। अगर बात करें नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया का विकास किसने किया था स्टूडेंट्स, एप्को ने किया था। किसने किया था, एप्को के द्वारा है वो नैनो यूरिया का है वो विकास किया गया था। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्थान, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव संस्थान के द्वारा ये शुरू किया गया था, बनाया गया था। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 4% होता है यूरिया के अंदर। नैनो उर्वरक से पोषक तत्व उपयोग दक्षता में क्या होती है स्टूडेंट्स, वृद्धि होती है। अगला है अपना पोषक तत्व उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। पोषक तत्व उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी वह सूचकांक है जो यह दर्शाता है कि पौधे में दिए गए उर्वरक से कितना पोषक तत्व अवशोषित किया है और उसे कितनी उपज में बदला। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी की बात करें, पोषक तत्व उपयोग दक्षता की बात करें, तो ये सूचकांक होता है, ये दर्शाता है कि अपन ने जो उर्वरक यूज किया है, क्या अपन ने उर्वरक यूज किया है उससे अपन को कितनी उस उर्वरक का है वो पौधे द्वारा कितना पोषक तत्व उपलब्ध किया। जैसे मान लो कोई अपन ने उर्वरक का है मृदा के अंदर प्रयोग किया, कोई अपन ने फर्टिलाइजर का मृदा के अंदर प्रयोग किया, इस फर्टिलाइजर में से कितना भाग पौधे द्वारा शोषित किया गया, पादप ने इस उर्वरक के भाग को कितना है वो अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद में उससे अपन को कितनी उत्पादन प्राप्त हुई है, तो इसका है अपन किससे दर्शाते हैं, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी से दर्शाते हैं। कम मात्रा में उर्वरक देने पर भी पौधे ने अधिक उपज दी है। ये मृदा की स्थिति, उर्वरक के प्रकार, आवेदन विधि, फसल की प्रजाति और मौसम पर निर्भर करता है। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी स्टूडेंट्स मृदा की स्थिति या मृदा की क्या कंडीशन है, हल्की मृदा है या भारी मृदा है, इसके आधार पर उर्वरक के प्रकार और उर्वरक देने की विधि, फसल की प्रजाति और मौसम पर प्रभावित करता है। एनयूई न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी बढ़ने के लिए समयबद्ध और आवश्यकता आधारित उर्वरक उपयोग करते हैं, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरक प्रयोग तथा उन्नत किस्मों का अपन को चयन है वो आवश्यक होता है। उसके बाद में अगला है अपना मृदा में पोषक तत्वों की क्रांतिक अवस्था। क्या स्टूडेंट्स, मृदा में पोषक तत्वों की क्रांतिक स्तर, क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन सोइल। मृदा के अंदर क्रिटिकल लेवल के बारे में अपन को बताना है। क्रांतिक स्तर वो न्यूनतम सांद्रता है जिसके नीचे किसी भी पोषक तत्वों की उपलब्धता फसल वृद्धि को सीमित कर देती है। क्रांतिक अवस्था वो न्यूनतम सांद्रता होती है पोषक तत्वों की, वो न्यूनतम सांद्रता जिसके नीचे किसी भी पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है वो फसल वृद्धि को क्या कर देती है, सीमित कर देती है, अर्थात फसल वृद्धि को है वो कम करती है, फसल वृद्धि को प्रभावित करती है। यदि मृदा में किसी तत्व का स्तर इस सीमा से कम होता है तो उस फसल में उस पोषक तत्व की से वो प्रभावित होगी। यदि तत्वों की इस स्तर से अधिक हो तो फसल को है वो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर मान लो मृदा के अंदर कोई पोषक तत्व है वो किसी सीमित स्तर से कम है तो उससे मृदा प्रभावित होगी, क्रांतिक स्तर से कम है तो फसल है वो प्रभावित होगी। अगर क्रांतिक स्तर से अधिक है तो उसका फसल के ऊपर है वो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये स्तर मृदा की परीक्षण द्वारा निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सोइल टेस्टिंग के द्वारा, मृदा परीक्षण के द्वारा इसको अपन निर्धारित करते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व और फसल के लिए ये स्तर अलग अलग होते हैं, अपन इनको आगे पढ़ेंगे।
अगला है मृदा परीक्षण सॉइल टेस्टिंग प्रोसेस। क्या स्टूडेंट्स, मृदा प्रोसेसिंग या मृदा परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग प्रोसेस। मृदा परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों, पीएच, कार्बन, विद्युत चालकता आदि की मात्रा ज्ञात की जाती है। क्या स्टूडेंट, सॉइल टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर मृदा परीक्षण में अपन मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों, मृदा का पीएच मान, मृदा में कार्बनिक पदार्थ, मृदा की विद्युत चालकता आदि का अपन पता लगाते हैं। यह परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? प्रयोगशाला में करते हैं। और परीक्षण के लिए खेत से उचित गहराई से मृदा का अपन नमूना लेते हैं। यह परीक्षण मृदा की उर्वरता की सटीक सिफारिश में सहायक होता है। क्या? उर्वरकों के प्रयोग की सटीक सिफारिश है, सटीक योजना में यह सहायक होता है। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने और उर्वरक यूज इफिशिएंसी यानी कि अपन को न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है लॉ ऑफ मिनिमम। क्या स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में अपन को बताना है। न्यूनतम का नियम क्या है? लॉ ऑफ मिनिमम। यह नियम जस्टिस लिविंग के द्वारा दिया गया। लॉ ऑफ मिनिमम की बात करें स्टूडेंट्स में, तो लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया? जस्टिस लिविंग के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिस लिविंग। लॉ ऑफ मिनिमम जस्टिस लिविंग के द्वारा जो दिया गया है। इसके अनुसार फसल की वृद्धि उस पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। लॉ ऑफ मिनिमम क्या कहता है कि फसल की वृद्धि होती है उस पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में अपन को फसल को उपलब्ध होता है। भले ही अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उदाहरण स्वरूप यदि नाइट्रोजन और पोटास पर्याप्त है लेकिन फास्फोरस की कमी है तो फसल की वृद्धि फास्फोरस द्वारा सीमित होगी। यह सिद्धांत उर्वरक प्रबंधन में अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर लॉ ऑफ मिनिमम होता है, ये बहुत ही उपयोगी होता है। अगला है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स यानी कि नाइट्रीकरण अवरोधक। क्या स्टूडेंट्स? नाइट्रीकरण अवरोधक। नाइट्रीकरण अवरोधक ऐसे रसायन होते हैं जो मृदा में अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। अगर मैं नाइट्रीकरण अवरोधक की बात करूं तो ऐसे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, मृदा के अंदर उपस्थित NH4+ अमोनियम को नाइट्रेट NO3- के रूप में बदलने को धीमा कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन की हानि कम होती है। क्योंकि नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, जल के अंदर घुलकर नीचे लिचिंग की क्रिया के द्वारा वो मृदा के साथ में नीचे चला जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये मृदा के अंदर नाइट्रोजन की हानि को कम करते हैं और पौधों को अधिक समय तक नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। अगर मैं बात करूं अमोनियम की, किसकी बात करूं? अमोनियम की बात करूं स्टूडेंट्स NH4+, तो मृदा के अंदर क्या होते हैं, मृदा कणों के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? मृदा कणों के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है और अमोनियम होता है ये NH4+ इनके द्वारा इन मृदा कणों के ऊपर है वो अवशोषित हो जाता है। फिर ये क्या होता है, मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों क्रिया के द्वारा इस अमोनियम को अपन NO3- आयन के रूप में बदलते हैं और पौधे होते हैं ये NO3- यानी कि नाइट्रेट के रूप में इस नाइट्रोजन को है वो ग्रहण करते हैं। तो अमोनियम का नाइट्रेट के रूप में बदलने की प्रक्रिया को है जो धीमे कर देते हैं उनको अपन नाइट्रीकरण अवरोधक बोलते हैं। ये मुख्य रूप से कौन से है? डाईमेथाइल पाइराजोल फास्फेट। क्या स्टूडेंट्स? डाईमेथाइल पाइराजोल फास्फेट, DMPP, डाईमेथाइल पाइराजोल फास्फेट, नियोटीन पायरिडीन, उसके अलावा नियोटीन पायरिडीन होते हैं, ये क्या होते हैं? नाइट्रीकरण अवरोधक होते हैं। ये यौगिक उर्वरक की दक्षता बढ़ाते हैं और पर्यावरण नुकसान को क्या करते हैं? कम करते हैं। उर्वरक की दक्षता को बढ़ाते हैं और पर्यावरण नुकसान को कम करते हैं। उसके अलावा अगला है स्टूडेंट्स जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताना है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम पौधों के लिए उपयोगी अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनिया के रूप में NH3 के रूप में वो परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया लेग्यूमिनस फसलों के साथ सहजीवी संबंध में पाई जाती है। जो लेग्यूमिनेसी फसलें होती है, लेग्यूम फसलें होती है, उनके साथ में सहजीवन संबंध के रूप में पाई जाती है।
इससे रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता घटती है और मृदा की उर्वरता स्थायी रूप से बढ़ती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जैविक क्रिया के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैविक कृषि के लिए होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है स्टूडेंट्स SRNF, क्या है SRNF, SRNF यानी स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्या स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऐसे उर्वरक होते हैं जिनसे नाइट्रोजन धीरे धीरे और नियंत्रित गति से मृदा में निकलती है। SRNF स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐसे नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं जिनसे नाइट्रोजन होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और मृदा के अंदर है वो नियंत्रित मात्रा में नियंत्रित गति से वो उपलब्ध होती है। इससे नाइट्रोजन का ह्रास कम होता है। नाइट्रोजन का ह्रास होता है मुख्य रूप से लिचिंग नाइट्रोजन जो नाइट्रेट होती है NO3 माइनस, नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में लिचिंग के द्वारा जब हानि होती है तो वो नाइट्रेट के रूप में होती है। लिचिंग के द्वारा क्या होती है, नाइट्रेट होता है वो जल के अंदर घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चला जाता है जिसको अपन लिचिंग बोलते हैं, नाइट्रेट। अगला है वोल्टिलाइजेशन का हानि होती है वो होती है अमोनिया की NH3 की। अमोनिया होती है इसकी हानि होती है वो वोल्टिलाइजेशन से होती है यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है जैसे कोटेड यूरिया, नाइट्रापराइन तथा नैनो यूरिया इसके उदाहरण होते हैं किसके, SRNF की। ये फसल की गुणवत्ता सुधारने के साथ में पर्यावरणीय सुरक्षा भी सहायक होते हैं। SRNF ऐसे उर्वरक नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं जिनसे नाइट्रोजन होता है वो नियंत्रित गति में धीरे धीरे रिलीज होता है और इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का है वो लिचिंग के द्वारा तथा वाष्पीकरण के द्वारा वो हानि क्या होगी, कम होगी, पौधों को है वो अधिक उपलब्ध होगी। उसके अलावा अगला है DRIS, क्या है स्टूडेंट्स, DRIS डाइजीनियसिस रिकॉम्बिनेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या है स्टूडेंट्स, डाइजीनियसिस रिकॉम्बिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं। यह एक पौध पोषण निदान प्रणाली, क्या है स्टूडेंट्स, पौध पोषण निदान प्रणाली है जो पौध तक विश्लेषण के माध्यम से पोषक तत्वों की सापेक्ष स्थिति का आकलन करती है। इसमें पोषक तत्वों की अनुमति की तुलना आदर्श मानकों से की जाती है। यह प्रणाली पारंपरिक क्रांतिक स्तर पद्धति की तुलना में अधिक सटीक है। इससे पोषक तत्वों की कमी या अधिकता दोनों का पता लगता है। अगर मैं बात करूं DRIS से तो अपन है ये पोषक तत्वों की कमी या पोषक तत्वों की अधिकता दोनों का है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विश्लेषण करती है। अगला है DAP अमोनियम सल्फेट और यूरिया निर्माण की क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट्स कि DAP अमोनियम सल्फेट और यूरिया निर्माण की क्रियाविधि के बारे में अपन को बताना है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, क्रियाविधि या इसके निर्माण की प्रक्रिया है अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप मुख्य रूप से जो अपने नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक और पोटास उर्वरक है इनकी विधि है वो 12th किताब के अंदर दी हुई है। कौन सी किताब है, अपनी सोयल साइंस की बुक है 12th किताब की, उनके अंदर दी हुई है। उर्वरक फर्टिलाइजर के नाम का है वो एक चैप्टर है, उसके अंदर दिया हुआ है, वहां से आप इनको है पढ़ लेना। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर है। 8वां चैप्टर है, कौन सा, 12th सॉइल केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर है। उसको आप है उसके अंदर जो उर्वरक अपन को दिए हुए हैं निर्माण की विधियां, हालांकि उनके अंदर गुण तो है वो अपने सिलेबस में है, निर्माण की विधियां आप एक बार देख लेना। तो मैं बात करूं DAP डाई अमोनियम फास्फेट की, तो ये फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और अमोनिया NH3 की अभिक्रिया से बनता है। बात करें अमोनियम सल्फेट की, NH4, अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है NH4 होल थ्राइस SO4 होता है, क्या होता है SO4। ये अमोनिया और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। उसके अलावा ये अगला यूरिया NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। ये अपन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया द्वारा उच्च तापमान और उच्च दाब पर बनता है। ये तीनों उर्वरक नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत है और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होगी। तो इसके पहला क्वेश्चन है वो है कि उर्वरक के प्रकार दीजिए। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण दीजिए।
उर्वरक की बात करूं तो वे रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करके पौधों की वृद्धि और उत्पादकता में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वृद्धि करते हैं। उर्वरकों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर करते हैं, जैसे पोषक तत्वों की संख्या के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर या निर्माण विधि के आधार पर। पहला वर्गीकरण देखते हैं अपन। पहला है उर्वरकों का प्राथमिक पोषक तत्व युक्त उर्वरक। प्राथमिक पोषक तत्व युक्त उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं, वो भरपूर होते हैं। द्वितीय पोषक तत्व युक्त उर्वरक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा होती है, वो पर्याप्त होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त उर्वरक में जिंक, लोहा, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, बोरॉन की होती है मात्रा उर्वरक उपयुक्त होती है। फिर है अपना सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक। ये रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक। जैविक उर्वरक होते हैं कंपोस्ट, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट। मिश्रित उर्वरक ऐसे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर वो बनाए गए उर्वरक होते हैं, उनको अपन मिश्रित उर्वरक बोलते हैं। उसके अलावा है धीमी गति से मुक्त होने वाले उर्वरक, स्लो रिलाइज फर्टिलाइजर एसआरएफ बोलते हैं जिसको अपन। नैनो उर्वरक, नैनो फर्टिलाइजर अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण। नाइट्रोजन उर्वरकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन उर्वरक को मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है इसमें अमोनिकल उर्वरक। अमोनिकल उर्वरक क्या होता है? नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम NH4+ के रूप में प्राप्त होती है। अमोनियम NH4+ के रूप में अपन को वो प्राप्त होती है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, इसके उदाहरण क्या है अमोनिकल उर्वरक का? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। फिर आए दूसरा है नाइट्रिक उर्वरक। क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रेटिक उर्वरक। नाइट्रेटिक उर्वरक में अपन को नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? NO3- या नाइट्रेट के रूप में अपन को नाइट्रोजन है वो प्राप्त होती है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद में होती है अमोनिकल नाइट्रिक उर्वरक। अमोनिकल नाइट्रेटिक उर्वरक की बात करें तो इसमें अपन को नाइट्रोजन, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों के रूप में उपलब्ध होती है। अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन होती है, इसको अपन किसान खाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? किसान खाद। उसके बाद में एमाइड उर्वरक में अपन को नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में प्राप्त होती है, NH2+ के रूप में होती है। NH2 के रूप में अपन को प्राप्त होती है। ये हाइड्रोलाइज होकर उपयोगी रूप से परिवर्तित होता है, जैसे यूरिया हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उर्वरक नियंत्रण आदेश क्या है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या है? किसानों के हित की सुरक्षा के लिए इसके योगदान बताएं। फर्टिलाइजर, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की, तो ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में है वो लागू किया गया। कब लागू किया गया था स्टूडेंट्स? 1985 में लागू किया गया। ये एक वैधानिक आदेश है। इसका उद्देश्य उर्वरक की गुणवत्ता, विक्रय, वितरण, मूल्य को नियंत्रित करना है। उद्देश्य क्या है? उर्वरक की गुणवत्ता, उर्वरक की विक्रय, वितरण और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करना। इसके प्रमुख प्रावधानों की बात करूं तो पहला है उर्वरक की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना। पहला प्रावधान क्या है? उर्वरक की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना। निर्माता, आयातक, वितरक और विक्रेता के लिए पंजीकरण अनिवार्य। उर्वरक की लेबलिंग, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग के नियम है इसमें दिए हैं। नमूना परीक्षण और विश्लेषण की व्यवस्था। निरीक्षक और विश्लेषक की नियुक्ति का प्रावधान। दोषपूर्ण उर्वरक पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद में किसानों के हित में क्या योगदान है इनका? इसकी अगर अपन बात करें FCO का किसानों के हित में योगदान, किसानों को मानक और गुणवत्ता युक्त उर्वरक प्राप्त होते हैं। नकली या मिलावटी उर्वरक की बिक्री पर रोक लगाता है। उर्वरक की कीमतों को नियंत्रित करता है जिससे किसानों के आर्थिक हित की रक्षा हो। उर्वरक की जो कीमत होती है उसको भी ये नियंत्रित करता है। आवश्यक जानकारी जैसे पोषक तत्व प्रतिशत, उपयोग विधि, उत्पादक कंपनी इत्यादि को स्पष्ट करता है। प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा किसानों को वैज्ञानिक सलाह पर यह उपलब्ध होती है। अगला है स्टूडेंट समग्र पोषक तत्व प्रबंधन INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? इसकी अवधारणा, इसके कारक, महत्व का, मृदा की अवस्था और पौधों की वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, समग्र पोषक तत्व प्रणाली जिसमें रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर का अपन संतुलित मात्रा में वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स?
संतुलित और समन्वित उपयोग करके मृदा की उर्वरता और पौधों की उत्पादकता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखता है। अगर मैं बात करूं इसकी अवधारणा की कि आईएनएम की अवधारणा क्या है, तो ये पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से कराना। क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति होती है वो अलग अलग स्रोतों से करवाता है। उसके अलावा मृदा स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? सॉइल हेल्थ की है वो सुरक्षा करता है। फसल उत्पादकता स्थापित करता है। क्या करता है? फसल उत्पादकता को है वो स्थापित करता है। अब अपन बात करते हैं आईएनएम के घटकों की। किसकी बात करेंगे कि आईएनएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैविक खाद मृदा में कार्बनिक पदार्थों बढ़ाते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद। जैव उर्वरक होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जैसे राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, फास्फेट घुलनशील जीवाणु होते हैं, पीएसबी। फसल चक्र और अंतरावर्तीय फसलें जैसे अगर इनकी बात करें कि ये घटक है। पहला घटक है रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, जैव उर्वरक और फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन और अंतर्वर्तीय फसलें यानी कि इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं जिसको। मृदा में पोषण संतुलन बनाए रखने हेतु तो उपयोग है सोइल टेस्टिंग। ये उर्वरक की सटीक आवश्यकता की अपन को जानने के लिए उर्वरकों की कितनी आवश्यकता है सटीक मात्रा को ये बताता है। अब अपन बात करते हैं इसके महत्व की कि आईएनएम का क्या महत्व है। महत्व की बात करूं स्टूडेंट्स तो मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता को सुधारता है, फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में क्या करता है? वृद्धि करता है, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करता है। अब अपन बात करते हैं मृदा के ऊपर आईएनएम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह मृदा की संरचना, मृदा की जल धारण क्षमता और मृदा की जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर और मृदा में जैविक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, मृदा के पीएच को संतुलित बनाए रखते हैं। और अपन बात करें पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है तो पौधों का आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जिससे उनका समुचित विकास होता है, पौधों की वृद्धि होती है वो अच्छी होती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है यूरिया के गुण लिखिए या फिर यूरिया के रासायनिक प्रक्रिया भी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही यूरिया की मृदा में पौधों की उपलब्धता के तरीके के बारे में अपन को बताना है। बात करें यूरिया की, यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? NH2CO NH2 होता है। ये लगभग इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है यूरिया के अंदर? 46% होती है। इससे सभी ठोस नाइट्रोजन उर्वरक में सबसे अधिक सघन बनाता है। ये होता है सभी ठोस नाइट्रोजन उर्वरक में सबसे अधिक है वो सघन बनाता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की, गुणों की बात करूं तो ये सफेद दानेदार होता है। कैसा होता है? सफेद दानेदार होता है, जल में शीघ्र घुलनशील होता है, नमी को शीघ्र ग्रहण करता है और इससे 46% अपन को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मृदा में अभिक्रिया या सॉइल इन रिएक्शन, रिएक्शन इन सॉइल कि मृदा में इसकी क्या अभिक्रिया है। तो मृदा में यूरिया का प्रयोग करने पर नमी के संपर्क में आने पर यह पूर्णतः घुल जाता है, नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, इसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में होती है। मृदा में यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है स्टूडेंट्स? अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। अमोनियम कार्बोनेट शीघ्र ही सूक्ष्म जीव ऑक्सीकरण के द्वारा अपघटित होकर अमोनियम और कार्बोनेट का आयन बनाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा पर अपघटित होकर अमोनियम और कार्बोनेट में परिवर्तित होते हैं। अमोनियम सूक्ष्म जीवाणु द्वारा मृदा में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं स्टूडेंट्स? अमोनियम आयन होता है NH4+। ये NH4+ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में, कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्राइड में बदलता है। किसमें बदलता है? नाइट्राइड में बदलता है, NO2- में बदल N2 नाइट्राइड में बदलता है। और नाइट्राइड होता है ये नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में वो नाइट्रेट में बदलता है, NO3- में वो बदलता है।
ये प्रक्रिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होती है। अमोनियम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा नाइट्राइड में बदलता है। नाइट्राइड ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोबैक्टर की जीवाणु की क्रिया से नाइट्राइड में वो परिवर्तित होता है। अब अगला है वर्मी कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान केचुए की उच्च कार्य क्षमता को ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन थी है, इनके बारे में अपन को बताना है। बात करें अपन कंपोस्टिंग की, वर्मी कंपोस्ट की बात करें कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है। क्या है स्टूडेंट्स? वर्मी कंपोस्ट है, ये एक प्रकार की जैविक खाद है। ये केंचुओं द्वारा जैव अपशिष्ट को विघटित करके तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए के द्वारा जैव अपशिष्ट को विघटित करके तैयार की जाती है। ये मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करता है। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, और केंचुए के लिए कौन कौन सी वो आवश्यक अपन को ध्यान रखना है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो केंचुए के लिए आवश्यक होती है, उनकी भी अपन वो बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, तो पहला प्रोसेस है केंचुए का चयन। सामान्यतः आइसिनिया फोर्टिडा या अपन है वो आइसिनिया फोर्टिडा प्रजातियों का उपयोग करते हैं, केंचुए का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बेड की तैयारी। तो ईंटों की संरचना में 1.5 फीट ऊंचे, 3 फीट चौड़े तथा 6 फीट लंबे बेड बनाए जाते हैं। निचली परत में सूखी पत्तियां और टहनियां, ऊपर गोबर तथा किचन वेस्ट की परतें वो अपन बिछाते हैं। फिर मैं बात करूं केंचुए की स्थापना, तो प्रति किलोग्राम अपशिष्ट में लगभग 1000 केंचुए डाले जाते हैं। 1 किलोग्राम अपशिष्ट में वो लगभग 1000 केंचुए डाले जाते हैं। बेड के ऊपर अपन को अच्छी तरह से छाया कर देनी चाहिए, केंचुए को डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं नमी और वायु संचार की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? नमी तथा वायु संचार की। तो नमी होती है वो केंचुए के लिए लगभग 60 से 70% आवश्यक होती है। नमी कितनी आवश्यक होती है? लगभग 60 से 70% है वो अपन को आवश्यकता होती है। 5 से 7 दिन में अपन को हल्की पलटाई है इनके अंदर करनी चाहिए। निर्माण अवधि लगभग 40 से 60 दिन के अंदर है वो अपन को केंचुए वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। गहरे भूरे रंग का गंध रहित कंपोस्ट नीचे की तरफ वो इकट्ठा किया जाता है। केंचुए की उच्च कार्य क्षमता के लिए तापमान है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अपन बात करें पीएच होना चाहिए वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। उदासीन पीएच का वातावरण होना चाहिए। केंचुए प्रकाश से वो बचते हैं तो इनको ढककर रखना चाहिए। नम और वायु वातायित स्थान रखना चाहिए, यानी कि वातावरण नम और वायु युक्त रखना चाहिए। गोबर, रसोई अपशिष्ट, फसल अवशेष, सूखी पत्तियां इनके होते हैं वो। अगला है कंपोस्टिंग। क्या है? कंपोस्टिंग बनाने की बेंगलोर और इंदौर विधि के बारे में अपन को बताना है। तो कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कंपोस्टिंग की बात करें तो ये एक जैव प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भाग गया। कंपोस्टिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एक जैव प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है। और इसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से जैविक अपशिष्ट को गोबर, जैसे गोबर, पत्तियां, कृषि अपशिष्ट को अपन विघटित करके मृदा के लिए उपयोगी कार्बनिक पदार्थों में उपयोगी कार्बनिक खाद में परिवर्तित करते हैं। कंपोस्टिंग की विधियां की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से इंदौर विधि, कंपोस्ट बनाने की विधियां है इंदौर विधि, उसके अलावा बेंगलोर विधि, और अपन बात करें तो अपनी नाडेप विधि हो गई, और अपन बात करें तो एडको विधि हो गई। ये होती है अपने कंपोस्टिंग की विधियां। पहली विधि है अपने इसमें इंदौर विधि। क्वेश्चन में इंदौर विधि और बेंगलोर विधियों का वर्णन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट विधि भी है इंदौर और बेंगलोर। अगर मैं बात करूं इंदौर विधि की, तो इंदौर विधि की खोज ए हॉवार्ड, इंदौर विधि है, इंदौर विधि की खोज करता ए हॉवार्ड तथा यशवंत डी वार्ड है। कौन है स्टूडेंट्स? ए हॉवार्ड तथा यशवंत डी वार्ड है। इन्होंने 1924 से 1934 में है इसको खोजा था। ये एक अवायवीय विधि है। कैसी है विधि स्टूडेंट्स? अवायवीय विधि है, यानी कि इसमें पलटाई की जरूरत नहीं है। इसमें पलटना है नहीं पड़ता है कि जैविक अपशिष्ट की परतें होती है इनको अपन को पलटना नहीं पड़ता है। इसकी जो गड्ढा होता है, गड्ढे का आकार 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट होता है वो गहरा होना चाहिए। पहली परत अपन फसल अपशिष्ट की रखते हैं। पहली परत किसकी रखते हैं? फसल अपशिष्ट की रखते हैं। दूसरी परत गोबर की और तीसरी परत अपन मिट्टी की रखते हैं। परतों को दोहराया जाता है जब तक अपना गड्ढा भर नहीं जाता है।
प्रत्येक 15 दिन में सामग्री को उलटते हैं और निर्माण के लिए लगभग 90 से 120 दिन लगता है। कितने लगता है? लगभग 90 से 120 दिन है वो तैयार होने में लगता है 4 माह, 3 से 4 माह का अपन को समय लगता है। उसके बाद में अगली है अपनी बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि है 1939 में, कब? 1939 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में डॉक्टर एल.एन. आचार्य के द्वारा यह खोजा गया था, विकसित की गई थी। बेंगलोर विधि की बात करें तो 1939 में 1939 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में डॉक्टर एल.एन. आचार्य के द्वारा है वो विकसित की गई थी। ये एक आंशिक वायवीय विधि है, सेमी एरोबिक विधि है। कैसी है? आंशिक वायवीय विधि है। संरचना की बात करें तो ईंटों से बना गड्ढा होता है जिसमें एक निकासी नाली होती है। कचरे और गोबर की परतें इसमें डालते हैं अपन, ढककर उनको छोड़ दिया जाता है। लगभग 4 से 5 माह के अंदर है ये तैयार हो जाती है। फिर है अपन द्वितीय प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण। प्राथमिक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिसको अपन द्वितीय के गौण पोषक तत्व बोलते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। कौन से होते हैं? एनपीके होता है। प्राइमरी पोषक तत्व होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं, ये अपने द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। अगर प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करें तो पहला आता है इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कार्य होता है प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल का निर्माण। नाइट्रोजन क्या कार्य करता है? प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल निर्माण का कार्य करता है। अमोनिया का उपयोग पौधों में एमिनो अम्ल के निर्माण के लिए होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, नाइट्रोजन प्रोटॉन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो अम्ल, क्लोरोफिल, फास्फोलिपिड, विटामिन, हार्मोन आदि का मुख्य अवयव होता है। नाइट्रोजन होता है ये न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो अम्ल, क्लोरोफिल, फास्फोलिपिड का क्या होता है? विटामिन, इनका होता है मुख्य अवयव होता है। गहरा रंग पत्तीदार सब्जियों एवं चारे की फसलों के रस एवं गुणवत्ता को उन्नत करता है। फिर है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि नाइट्रोजन पौधों के अंदर अधिक चालक होता है। कमी के कारण पुरानी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पुरानी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की पुरानी पत्तियों पर वी आकार का पीलापन आता है। खाद्यान्न फसलें होती है सीरियल क्रॉप्स में, पुरानी पत्तियों पर वी आकार का है वो अपने पीलापन आ जाता है। अगला है कमी के लक्षण, पत्तियां पीली और धीमी वृद्धि होती है। अगला है अपना फास्फोरस। फास्फोरस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, फास्फोरस के कार्य ऊर्जा स्थानांतरण, एटीपी और जड़ विकास में आता है। ऊर्जा का स्थानांतरण, एटीपी स्थानांतरण और जड़ विकास में फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है। फास्फोरस को अपन जीवन की कुंजी कहते हैं, की ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी, की ऑफ लाइफ है अपन फास्फोरस को बोलते हैं। फास्फोरस प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए स्टूडेंट्स? प्रजनन क्रियाएं होती है, इनके लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल, फाइटीन, फास्फोलिपिड, एटीपी का अभिनव होता है। जड़ गांठ एवं राइजोबिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। फास्फोरस की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पौधों के अंदर अधिक चालक होते हैं। उसके बाद में और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो पौधों में फास्फोरस की कमी पर एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता हो जाती है। पौधों में फास्फोरस की कमी होती है तो एंथोसाइनिन वर्णक है वो बढ़ जाता है। कौन सा वर्णक स्टूडेंट्स? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे अपन को नजर आते हैं। अगला है पोटास। जल संतुलन, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं। ये पौधों की कोशिका में घोल के रूप में पाए जाते हैं। पौधों में रोग रोधी की क्षमता को उत्पन्न करते हैं। रोग रोधी क्षमता होती है वो पौधों के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बढ़ाते हैं। पौधों के अंदर रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। स्टार्च एवं शर्करा के निर्माण और स्थानांतरण में पोटास सहायक होता है। तंबाकू की पत्तियों, रेशे और कंद वाली गुणवत्ता को बढ़ाता है। पुरन रंध्र बंद करने और रंध्र खोलने में सहायक होते हैं। परन रंध्र है ये, पुरन रंध्र नहीं है। परन रंध्र को बंद करने और रंध्रों को खोलने में ये सहायक होते हैं। अगला है कमी के लक्षण। कमी के लक्षण की बात करूं तो पोटास के कमी के लक्षण है वो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पौधों में अधिक चालक होते हैं। कमी के लक्षण किनारे झुलस जाते हैं, जिसको अपन स्कॉचिंग तथा बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास की कमी से किनारे वो झुलस जाते हैं, जिसको अपन स्कॉचिंग और बर्निंग के नाम से जानते हैं।
फिर है द्वितीय पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पहला पढ़ते हैं अपन गंधक या सल्फर। सल्फर होता है प्रोटीन में तेल संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन में तेल संश्लेषण में सहायक होता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये तो इनके कार्य हो गए। कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि सल्फर होता है ये पौधों के अंदर कम चालक होता है। कमी के कारण नई पत्तियों में पीलापन होता है, पत्तियों का आकार होता है वो छोटा रह जाता है। अगला है अपना कैल्शियम। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम का कार्य होता है कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पौधे के शीर्ष भाग विशेष जड़ कलिका में वृद्धि करता है। क्या करता है? जड़ कलिका होती है उसमें वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन में चरण में है कोशिका प्लेट। कोशिका विभाजन की जो अपनी मेटाफेज स्टेज होती है, इसमें कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर मध्य पटलिका का निर्माण में यह सहायक होता है। नई पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। ये पौधों में अचानक होता है। अगला है अपना मैग्नीशियम, और इसकी कैल्शियम की कमी से कारण पत्तियां होती है ये शीर्ष भाग होता है वो हुकनुमा संरचना में बदल जाता है और बाद में मर जाते हैं। फिर है अपना मैग्नीशियम Mg। कार्य होता है क्लोरोफिल का घटक होता है। पौधों में क्लोरोफिल तथा पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल और पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। पुरानी पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विभिन्न पोषक तत्वों के लिए मृदा परीक्षण की विधियां और क्रांतिक स्तर को बताना है। मृदा परीक्षण या सोइल टेस्टिंग की मैं बात करूं तो वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सोइल टेस्टिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता मूल्यांकन कर उपयुक्त उर्वरक सिफारिश करना होता है। मृदा परीक्षण की प्रमुख विधियां, पहली विधि है वो है रासायनिक विधि, और रासायनिक विधि में आती है अपने वोकरली विधि। यह जैविक कार्बन के लिए जैविक कार्बन का निर्धारण मात्रा का पता लगाने के लिए करते हैं। कैल्डोल विधि होती है ये नाइट्रोजन के लिए। ओल्सन विधि फास्फोरस की मात्रा के पता करने के लिए। अमोनियम एसीटेट विधि होती है ये पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए काम में लेते हैं। DTPA क्या है स्टूडेंट्स? DTPA विधि। दूसरी विधि कौन सी है? DTPA। DTPA विधि होती है ये सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद में अपनी भौतिक रासायनिक विधियों की बात करें तो पीएच परीक्षण, मृदा के अंदर पीएच मात्रा का पता लगाने, मृदा के अंदर अम्लता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए। विद्युत चालकता, मृदा लवणता का आंकलन के लिए। विद्युत चालकता होती है EC मीटर जिसको अपन बोलते हैं, मृदा लवणता का आंकलन लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैविक परीक्षण की विधियां होती है बायोलॉजिकल मेथड, जैसे बायोलॉजिकल मेथड में पौधों की वृद्धि परीक्षण, पोषक तत्वों के अवशोषण का मूल्यांकन करना। अब बढ़ते हैं अपन पौधों में पोषक तत्वों के क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का क्रांतिक स्तर रहता है वो होता है 280 किलोग्राम से कम प्रति हेक्टेयर होता है। ये मृदा के अंदर होता है और ये इधर पौधे के अंदर। फास्फोरस का 20 किलोग्राम से कम, पोटास का 100 किलोग्राम से कम होता है। उसके बाद में सल्फर होता है ये 10 ppm से कम। कैल्शियम होता है CEC 50%। मैग्नीशियम CEC होती है वो 4%। ये होता है अपने सुलभ पोषक तत्वों का क्या होता है स्टूडेंट्स? मृदा के अंदर क्रांतिक स्तर है। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन, पोषक तत्व उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या होती है? न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी के बारे में अपन को बताना है। पोषक तत्व उपयोग दक्षता से तात्पर्य पौधों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों के अनुपात को में उत्पादित बायोमास या उपज, ये मृदा की फसल। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? पौधों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों के अनुपात में उत्पादित बायोमास। पौधों को अपन जितने मात्रा में उर्वरक देते हैं उनमें से पोषक तत्व कितना उपयोग करते हैं और उनसे उपज कितनी प्राप्त होती है, उसको अपन न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी बोलते हैं। मृदा, फसल और पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। अगर मैं इसके प्रमुख प्रकारों की बात करूं न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी की, पहला है एग्रोनॉमिक इफिशियंसी, उपज दक्षता। फिजियोलॉजिकल दक्षता, फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी,
पुनर्प्राप्ति दक्षता या रिकवरी इफिशियंसी। प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है मृदा गुण, पीएच, कार्बनिक पदार्थ, जल धारण क्षमता प्रभावित करते हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को। फसल की किस्म, उन्नत और संकर किस्मों की दक्षता होती है वो अधिक होती है। उर्वरक की गुणवत्ता और विधि, समय, मात्रा और विधि का भी महत्व होता है। उर्वरक किस विधि से अपन प्रयोग कर रहे हैं। मौसम, तापमान, वर्षा, आर्द्रता भी प्रभावित करती है। जैविक कारकों में राइजोबियम, माइकोराइजा और सूक्ष्म जीव की उपस्थिति प्रभावित करती है न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को। प्रबंधन प्रणाली में फसल चक्र, अंतर्वर्षीय फसल प्रणाली। अगला है अपना मृदा उर्वरता मूल्यांकन, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन है मृदा उर्वरता मूल्यांकन क्या है। ये मृदा की उर्वरता है। सॉइल फर्टिलिटी का अर्थ होता है वह क्षमता जिससे वो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में और उपयुक्त समय पर उपलब्ध करा सके। सॉइल फर्टिलिटी का अर्थ होता है मृदा की वह क्षमता जिस क्षमता से मृदा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को सही समय पर और उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध करवा सके। अगला है मूल्यांकन की विधियां, रासायनिक विधियां, पौधों द्वारा परीक्षण की विधियां, प्लांट टिश्यू टेस्टिंग, जैविक विधियां, बायोलॉजिकल मेथड। पौधों की वृद्धि परीक्षण की बात करें, पोट कल्चर टेस्ट, मृदा सूक्ष्म जैविक गतिविधियां परीक्षण, एंजाइम क्रियात्मक परीक्षण, यह होती है मूल्यांकन की विधियां। जैविक विधियों का विस्तार, पौधों की वृद्धि परीक्षण, ये एक निश्चित मृदा में किस पोषक तत्वों की वृद्धि का किसी पोषक तत्वों की वृद्धि के अवलोकन में सहायक होती है। यदि वृद्धि कम है तो मृदा में पोषक तत्व क्या होते हैं स्टूडेंट, सीमित होते हैं। सूक्ष्म जीव क्रियाएं, उच्च जैविक सक्रियता उर्वरता का संकेत देती है। एंजाइम परीक्षण, मृदा में विभिन्न एंजाइमों की क्रियाशीलता के आधार पर पोषक तत्व उपलब्धता का अनुमान लगाया जाता है। अगला है मृदा में पौधे पोषक तत्वों के परिवहन की क्रिया विधि। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि पौधों में पोषक तत्वों के परिवहन की क्रिया विधि को अपन को बताना है। अपन ने अंतर पढ़ा था, उसमें अच्छी तरह से पढ़ा था। सक्रिय एक्टिव एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और पैसिव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्वेशन, यानी सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण का अपन अच्छी तरह से वहां पढ़े थे। अब बात करते हैं पौधे में मिट्टी से पोषक तत्वों का जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं और इन्हें जाइलम और फ्लोएम के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। दो प्रकार होता है, सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एटीपी पर आधारित है। दूसरा है निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें विसरण, डिफ्यूजन, प्रसारण, ऑस्मोसिस। परिवहन तंत्र की बात करें तो जाइलम जल और खनिजों को एक दिशा में नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। फ्लोएम होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों को द्विदिशीय परिवहन करते हैं। पोषक तत्व मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं, कैरियर प्रोटीन के माध्यम से जल में सेल में प्रवेश करती है, पौधे में प्रवेश करते हैं और जाइलम के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा है ये ऊपर की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण दीजिए। अमोनियम सल्फेट, यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के गुणों के बारे में अपन को बताना है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं, इनका अपन ने पिछले क्वेश्चन में वर्गीकरण देखा था। अमोनियम उर्वरक, अमोनिकल उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रेटिक उर्वरक नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिकल नाइट्रेट, नाइट्रेटिक उर्वरक ये नाइट्रोजन को अमोनियम NH4+ और नाइट्राइट NO3- के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गए उदाहरण। एमाइड है, ये नाइट्रोजन को है वो एमाइड के रूप में उपलब्ध करवाते हैं जैसे यूरिया। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की मैं फॉर्मूले की बात करूं रासायनिक सूत्र की तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 SO4। नाइट्रोजन मात्रा होती है लगभग 21%। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% होती है, सल्फर होती है 24%। सल्फर 24% होता है और नाइट्रोजन होता है 21%। अगला है इसके लाभ, तो अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त है, सल्फर की है ये आपूर्ति करवाता है। हानियों की बात करें तो बार बार प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। अगला है यूरिया, यूरिया की बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है NH2CONH2। 46% होती है, नाइट्रोजन होती है सबसे अधिक मात्रा में होती है। यह सस्ता और अधिक सांद्रता वाला उर्वरक है, शीघ्र घुलनशील है, वाष्पीकरण के द्वारा इससे हानि होती है। हानि किससे होती है? वाष्पीकरण के द्वारा होती है
उपयोग से पहले मृदा के मिश्रण में आवश्यक है। फिर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको अपन किसान खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? किसान खाद। मृदा में नाइट्रोजन होती है लगभग, इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है लगभग 25%। इसकी रचना में 50% नाइट्रोजन और 50% अमोनिकल नाइट्रोजन होती है। जो नाइट्रोजन होती है इसके अंदर 25%, उसमें 12.5% होती है, वो होती है स्टूडेंट्स नाइट्रेट नाइट्रोजन, और 12.5% होती है, वो होती है अमोनिकल नाइट्रोजन। फिर है इनके लाभ, अम्लीय मृदा में कैल्शियम के कारण को सुधारती है और दोनों प्रकार की नाइट्रोजन ये उपलब्ध करवाती है। हानियों की बात करूं तो क्षारीय मृदा में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कम प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपोस्टिंग और मृदा पर इसका प्रभाव, कि कंपोस्टिंग क्या होती है और कंपोस्टिंग का मृदा पर क्या प्रभाव है। कंपोस्टिंग की मैं बात करूं तो ये एक जैविक रासायनिक है, जैविक क्रिया है, जिसे कार्बनिक अपशिष्ट जैसे गोबर, फसल अवशेष, रसोई कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर एक स्तर गंधहीन पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थों में परिवर्तित होता है, जिसको अपन कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट का मुख्य इसके चरणों की बात करें तो पहला इसका अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। फिर इनमें स्थिरीकरण होगा, स्टेबिलाईजेशन होगा। उसके बाद में ये पक जाएंगे। इसका मृदा पर प्रभाव, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि होती है, मृदा की संरचना में सुधारती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता है ये बढ़ती है, पीएच संतुलन में क्या होता है स्टूडेंट्स? सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्वों का रूप और उनके कार्य बताइए। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो आवश्यक पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और सेकेंडरी। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल आते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके अवशोषण रूप की। तो कार्बन को पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये उपलब्ध होता है। हाइड्रोजन होता है H2O के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को H2 और O2 के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को पौधे होते हैं वो NH4+। NH4+ की बात करूं तो ये मुख्य रूप से धान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और पौधे होते हैं वो नाइट्रेट NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फोरस को पौधे होते हैं ये H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे? HPO4-2। फास्फोरस को पौधे HPO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं, संयुक्त रूप में ग्रहण करते हैं। पोटेशियम को पौधे होते हैं ये K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं स्टूडेंट्स? पोटेशियम को पौधे K+ के रूप में, K+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कैल्शियम को Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। कैल्शियम को Ca+2 के रूप में ये ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम को Mg+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। और सल्फर को है वो सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, SO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर आयरन को Fe+2 फेरस के रूप में ग्रहण करते हैं। जिंक होता है इसको Zn+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। मैग्नीज की बात करूं मैं तो मैग्नीज को है ये Mn+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? Mn+2 के रूप में ये ग्रहण करते हैं। तांबा या कॉपर हो गया तो कॉपर को Cu+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद में अपना आता है बोरान। बोरान को है ये बोरिक एसिड के रूप में ग्रहण करते हैं, BOH ऑर्थराइज के रूप में ये ग्रहण करते हैं बोरान को, बोरिक एसिड के रूप में। मोलिब्डेनम की बात करूं तो पौधे होते हैं मोलिब्डेनम को MO4-2 के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को Cl- के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। सिलिकॉन को Si, कोबाल्ट को CO+2, निकेल को Na+2, सोडियम को Na+ और वेनेडियम को Va+ के रूप में पौधे हैं ये ग्रहण करते हैं। अब अपन बात करते हैं मुख्य पोषक तत्वों के कार्य। तो अपन ने नाइट्रोजन के कार्य पढ़ लिए थे, फास्फोरस, पोटेशियम और इनके कार्य पढ़ लिए। सल्फर होता है ये एमिनो अम्ल और विटामिन का घटक होता है। सरसों में वो सरसों की फसल में आवश्यक होता है। अपना लास्ट का क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट्स कि जैव उर्वरकों का वर्गीकरण दीजिए। अपन को बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन देना है और इनके प्रकार लाभों के बारे में बताना है। जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव आधारित उर्वरक और उत्पाद होते हैं जो पौधों की पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले उर्वरकों में नाइट्रोबियम, ये दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों में एजोटोबैक्टर गैर दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है। एजोस्पिरिलियम घास कुल की फसलों के लिए उपयुक्त है। फिर फास्फोरस घुलनशील सूक्ष्म जीव, जिसको अपन है वो पीएस भी बोलते हैं, पीएसपी, फास्फेट घुलनशील सूक्ष्म जीव। माइकोराइजा फास्फोरस व सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला धान की खेती में उपयोगी होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके लाभ की। तो ये रासायनिक उर्वरक की खपत को कम कर देते हैं, रासायनिक उर्वरक की खपत को कम करते हैं, मृदा की जैविक उर्वरता को बढ़ाते हैं, पर्यावरण अनुकूल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होते हैं ये स्टूडेंट्स सुधार करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वो सोइल साइंस के गैस पेपर के एनालिसिस किया और लगभग पूरा सिलेबस है वो अपन ने रिवीजन किया। मुझे पूरी आशा है कि सारे क्वेश्चन अपने यहीं से आएंगे और ये भी आशा है कि आज की क्लास है वो आपको सबको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और नोट्स तथा गैस पेपर इसकी पीडीएफ के लिए आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।